ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। ये आप लोगों का क्या है, बैच 2 है ना। और ये आपका लेक्चर नंबर 6 होगा, राइट। और आज डेट है 2 जुलाई। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है? अच्छा, अभी शेयर नहीं किया है, 1 मिनट। सर जी जी जी। सर संतोष सर कह रहे थे कि बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन छोड़ने एग्जाम में। हाँ, संतोष सर नहीं कह रहे, शशि सर कह रहे थे। हाँ मेरा नाम संतोष है। नहीं सॉरी सर, शशि सर कह रहे थे। हाँ, मतलब देखो, उस टाइप के क्वेश्चन जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले होते हैं ना, वो ज्यादातर चांस होते हैं गलत हो जाएंगे तुम्हें। तो उस टाइप के क्वेश्चन छोड़ दो, छोड़ सकते हो, और छोड़ ही दो, और क्या ही दिक्कत है। मतलब हमारा तो हम सिलेबस पूरा पढ़ा रहे हैं ना, तुम्हें देखना है ना क्या टॉपिक तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग, किसी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, किसी के कुछ वीक पॉइंट होते हैं। तो वैसा है, तुम्हें लगता है कि टॉपिक में तुम कंफर्टेबल हो तो करो, नहीं लग रहा है तुम उसको सेकेंडरी ले सकते हो, जो टॉपिक अच्छा लगेगा। अभी तुम करते जाओ जो भी कर सकते हो, एंड में जब पूरा सिलेबस कर लोगे तुम्हें लग जाएगा तुम्हें ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। मुझे क्या है, जो जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम में सबको दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत है। तुम्हें लगता है मुझे सब आता है, क्योंकि मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सारे क्वेश्चन याद है, तुम पूछोगे मैं बता दूंगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब तुम्हारे जगह मैं था तो मुझे भी नहीं आता था। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम, मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम है थी। अभी तुम नया क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे सोचना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो जैम में क्या होता है कि जैसे तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम आ गया कुछ ऐसा सा, जिसमें तुम्हें लगेगा आधा घंटा लग रहा है, क्यों करना है, छोड़ दो उसको। तुम वो करो ना, कम टाइम में लग रहा है, और तुम्हें कौन से 100 मार्क्स लाने हैं जैम में। तुम 50-60 नंबर ले आओ, टॉप 20 टॉप 25 में आ जाओगे। 50+ वाले टॉप 30 में होते हैं, है ना। मतलब टॉप 25 में आई थिंक होंगे, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे ये पता है ना 60 में थर्ड रैंक था हमारे कोचिंग से ही। श्रुति का था कि 60 मार्क्स है, थर्ड रैंक है। तो तुम 60 नंबर की तैयारी करो ना, हम तो पूरे 100 नंबर ही करा रहे हैं ना। हमारा काम क्या है, पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो 70% स्टैट्स पोर्शन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 70 मार्क्स का आएगा। तो हम पूरा 70 मार्क्स का पढ़ाएंगे ना, हम क्या हम पहले ही छोड़ दे प्रोबेबिलिटी। हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना, कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको प्रोबेबिलिटी अच्छी लगती है। तो हम पूरा सिलेबस कोर्स कराएंगे तुम्हें। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें 50, 60, 70 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो कौन से टॉपिक तुम्हें बेटर लग रहा है उसके करोगे ना। हम तो 100 मार्क्स का कोर्स पढ़ाएंगे, तो वो चीजें हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी अगर लगता है आपको बहुत मुश्किल है तो छोड़ दो। तुम्हारे है बहुत सारे बच्चों को बेसिक प्रोबेबिलिटी मुश्किल लगती है, क्योंकि उसमें क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जहाँ पे आता है वहां तो गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। तुमसे भी नहीं, मुझसे भी चांस है, हो ही आता है। तुम अगर डाउट पूछोगे कई बार तुम देखोगे मुझसे भी नहीं हो रहा है, ऐसा होता है। तो इसका ये मतलब है कि तैयारी छोड़ दे, तो वो टॉपिक को सेकेंडरी मान के चलो, तैयारी जितना हो सकता है करो। और सिर्फ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, सबके साथ है। ऐसा थोड़ी तुम्हें ही मुश्किल लग रहा है, अगर मुश्किल है तो हर बच्चे को मुश्किल लग रहा है वो चीजें। तो तुम जिस रेस में हो और भी लोग उसी रेस में है ना, सेम एग्जाम है। सॉरी, कोई बच्चा घर बैठ के देगा, तुम जैम सेंटर पर जाके दोगे एग्जाम, ऐसा तो है नहीं। सब उसी सेंटर पर जाके एग्जाम देंगे। तो ऐसा फील मत करो कि तुम्हें नहीं आ रहा है मतलब दुनिया को सब आ रहा है। दुनिया भी तुम्हारी जैसी है भाई, जैसे तुम हो दुनिया भी उसी जैसी है। ऐसा कोई नहीं है कि बच्चा एकदम बिना पढ़े 100 नंबर ले आएगा। और ऐसा भी नहीं कि तुम पढ़ोगे तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी तुम्हें लगता है छोड़ने का है, छोड़ दो। जैसे श्रुति भी जिसका थर्ड रैंक आया था, उसका भी यही कहना था कि मुझे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी वाली पोर्शन मुझे मुश्किल लगती है, तो उसने नहीं किए, बाद में किया, नहीं किए उसने, फिर भी 60 मार्क्स आए उसके। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये वाले पार्ट थोड़े टाइम टेकिंग है और मार्क्स कम मार्क्स के भी आते हैं। एग्जाम में क्या है, कभी 5, कभी 6, कभी 8, कभी 10 नंबर के भी आए हैं ये पार्ट। लेकिन जैसे इंडिपेंडेंस वाला है, ई गिवन है, तो सब तो कर लोगे ना। वो प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम, बहुत लंबा सा वर्ड प्रॉब्लम है, अब उसको तुम पढ़ रहे हो 2 मिनट में, फिर तुम्हें फॉर्मुलेट करना है, छोड़ दो उसको। टाइम लास्ट में मिल रहा था करो। लेकिन मेरा काम क्या है, मुझे पूरा कोर्स पढ़ाना है, तो मैं पूरा 100 मार्क्स की तैयारी कराऊंगा तुम्हें। अब तुम्हें देखना है कि तुम कितने मार्क्स तक जा सकते हो। तो जितनी बार रिवीजन करो, जितने अफोर्ड करोगे उतना होगा, है ना। वो बच्चा जो अगर फर्स्ट रैंक ला रहा है, वो अलग थोड़ी है, तुम्हारे जैसा ही है, तुम में से ही है वो। हो सकता है तुम में से अगली बार कोई फर्स्ट रैंकर होगा, ऑब्वियसली देखना रैंकर तो होगा। टॉप 10 में पिछले बार 4-5 बच्चे हमारे होंगे, इस बार 2-3 थे ना। पिछले बार 5-6 बच्चे टॉप 10 में हमारे होंगे। तो ऐसा तुम में से ही होगा कोई, मैं आसमान से तो लाऊंगा बच्चा उतार के कि जिसको हमने नहीं पढ़ाया वो हमारा बच्चा हो जाए, ऐसा तो है नहीं। और वही इंटरव्यू, तुम में से किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं उस टाइम। तो ऐसा कुछ फील नहीं करना है क्या, जो अभी पढ़ो, पूरा कोर्स करो, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दो। कौन सा कल एग्जाम है जैम का भाई, जैम के एग्जाम में 6 महीने है ना अभी।
तो पूरा कोर्स करो, पूरा एफर्ट दो, उसके बाद जो लगे नहीं तुमसे जो टॉपिक हो रहा है उसको छोड़ दो, जो लग रहा है हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दो। अभी क्यों सोच रहे हो किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है? अभी जो मैं करा रहा हूँ उसको ठीक से करते जाओ, उसको 10 बार रिवाइज तो करो। तुमने एक बार नहीं पढ़े होंगे ढंग से, अभी जो नोट्स मैंने भेजे होंगे या वीडियो तुमने कितनी बार देखे हैं? 5-6 बार देखे हैं वीडियो। अगर तुमने 5-6 बार देख लिए, मैं सबको बोल रहा हूँ, और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो तुम। क्योंकि एक बार अफोर्ड, आजकल जमाना में इतना डिस्ट्रैक्शन है भाई, सबके हाथ में फोन है। एक हाथ में तो वीडियो देख रहे हो, दूसरे में इंस्टाग्राम रील्स चल रही होती है, फेसबुक का वो चल रहा होता है। इतना डिस्ट्रैक्शन है, कैसे तुम कंसंट्रेट करोगे तब तो समझ आएगा ना। अभी बहुत सारा बच्चा बैठा होगा घर में, अभी कुछ भी कर रहा होगा। अरे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तो कुछ भी कर रहा होगा, है ना। घर में खाना भी खा रहा है, लेक्चर भी चल रहा है, मतलब क्लास भी चल रही है, या टीवी चल रहा है, टीवी के सामने बैठ के वो फोन में मेरा लेक्चर देख रहा है। तो इतनी सारी चीजें हैं कि सोशल साइट्स है, घर में टीवी है, ये है वो है, दिस दैट है। अब तुम्हें देखना है ना, मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा एकदम तुम्हारे 100 नंबर आ गए, और ऐसा हुआ तुम्हारे पास 130 बच्चे इस बार हो गए, और अभी लास्ट तक 200-250 बच्चे हो जाएंगे। तो अब ऐसे सबका सिलेक्शन में 250 सीट ही नहीं है। बॉम्बे में शायद 50-60 सीटें हैं, कानपुर में 50-60 सीटें हैं, तो टोटल आईआईटी में लगा लो मैक्सिमम 80-90 सीटें हैं। तो हम तो सबको पहुंचा नहीं पाएंगे, ये भी एक असलियत है। वो तुम हो कि तुम्हें डिसाइड करना है क्या तुम एडमिशन लेना है, होगा। चाहे कोई कमजोर से कमजोर बच्चा है, अच्छी जगह है ना हमारे पास। इस बार 5 बच्चे कानपुर में जा रहे हैं, 5 बॉम्बे में जा रहे हैं इस बार, 10 बच्चे तो ऐसे ही हमारे हैं। पिछले बच्चे कितने थे? 40 बच्चे थे, 40-50 बच्चे थे पिछले साल। 50-60 मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ ऐसे, ये मतलब एकदम 50-60 तो थे ही। सो इस तरह से है, एंड तक बच्चे बढ़ते रहते हैं। तो उसमें क्या 10 जा रहे हैं आईआईटी में, बाकी एनआईटी में जा रहे हैं 5-7। तो ऐसे हैं, तो ये भी असलियत। अब तुम देख लो, तुम मैदान में अगर लड़ सकते हो तो लड़ो, मैदान छोड़ के भाग जाओगे तो क्या ही होगा। अगर तुम्हें नहीं देना एग्जाम या नहीं तैयारी करनी है तो उससे किसका फायदा होगा? क्या तुम्हारा सीधा ऐसी प्लेसमेंट, घर बैठ के प्लेसमेंट होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एटलीस्ट तुम उनमें से बेटर हो ना, जितना जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो अफोर्ड करो, अपनी तरफ से कोशिश करो। ये नहीं वो होगा, जो इंसान कोशिश करता है वो जिंदगी में कभी हारता नहीं है। तुम एग्जाम में हार जाओगे, जिंदगी में नहीं हारोगे, ये चीज है। अगर तुमने ईमानदारी से मेहनत की है किसी चीज के पीछे, तो तुम, है ना, एक जगह हार सकते हो लेकिन हर जगह नहीं हारोगे तुम। वो चीज तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जब तुम मैदान ही छोड़ दिए, पढ़ना ही छोड़ दिए, तैयारी छोड़ दिए, तो हर जगह हारोगे फिर। सो इसका ये है कि तुम लगातार तैयारी करो। तुम तैयारी शुरू की हो, क्या सोच कर शुरू किए हो, उस वजह से कंटिन्यू करो, और एग्जाम तक तैयारी करो, एग्जाम दो, है ना। इससे मोटिवेशन उनके लिए जिन बच्चों को लो फील कर रहा है। बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड है, उनको पता है कि हमें आईआईटी बॉम्बे में जाना है, कानपुर में जाना है, उनको पता है पहले से। तो पहले से मोटिवेटेड है, उनको पूरा एफर्ट करेगा जितना उसको जरूरत है। वो ये नहीं देखेगा समझ नहीं आ रहा तो हम नहीं करेंगे तैयारी, ऐसा नहीं देखेगा। समझ नहीं आ रहा 10 बार पढ़ेगा वो, क्योंकि उसको जाना ही है आईआईटी में, तो वो बच्चा करेगा। जिनको बस भगवान भरोसे एडमिशन ले लियो तो उसका कुछ नहीं होगा, है ना। वैसे ही नहीं होना है, तो तुम्हें पूरा एफर्ट देना पड़ेगा। चाहे टॉपिक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी को तो समझ आ रहा है, मुझे कैसे समझ आ रहा है, या किसी को कैसे समझ आ रहा है, कोई फर्स्ट रैंक, कोई कौन कैसे ला पा रहा है। तुम भी उन्हीं में से हो भाई, कोई अलग नहीं है किसी, सब बराबर ही है। डिपेंड करता है एफर्ट का, कि तुम कितना एफर्ट कर रहे हो। दिमाग सब में बराबर है। तुम डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास ज्यादा होगा तो कम समझ आएगा, तुम ज्यादा फोकस्ड हो तो ज्यादा समझ आएगा। वो डिपेंड करता है ना कितने, कौन कितना फोकस्ड है चीजों को लेके, तुम कितना सीरियस हो एग्जाम को लेके, तुम कितना टाइम दे रहे हो, कितनी तैयारी कर रहे हो, ये सब चीजें हैं। तो प्रोबेबिलिटी पोर्शन है, आगे रैंडम वेरिएबल इजियर है देन दिस। आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो इजी है इस पार्ट से, जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन होते हैं उससे इजी है। तुम्हें लगता है कि छोड़ना है, छोड़ दो, वो दिक्कत मैं ही बोला कि करना ही है। मैं थोड़ी बोला 100 मार्क्स लाने हैं भाई, तुम 50 नंबर तो ले आओ, तुम्हें आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। जनरल वालों को भी बोल रहा हूँ मैं, एससी एसटी वाले जो है उनको तो तुम 20 नंबर ले आओ, तुम्हें आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। ओबीसी वाले तुम 40 नंबर ले आओ, 30 37 35 40 एडमिशन होता है बॉम्बे में ओबीसी वालों का। अब 40 नंबर नहीं ला सकते तुम, बताओ। मतलब 30, हाँ 35 पे बॉम्बे में एडमिशन होता है ओबीसी वालों का, 35 प्लस वालों का एडमिशन होता है। 100 में से 35 मार्क्स, तुम डिसाइड कर लो कहाँ 35 मार्क्स लाओगे। 100 थोड़ी लाने हैं, जनरल वालों को 50 प्लस करना पड़ेगा बॉम्बे जाने के लिए। अब 50 भी बहुत थोड़ी है, 100 में 50 नंबर आ रहे। पेपर तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़े हैं इतने साल के, 2005 से 22 तक कितने पेपर देखो, करो 10-10 बार सॉल्व उसको, तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा क्या पूछ रहा है, तुम्हें कितना आ रहा है, कितनी मेहनत करनी है। अफोर्ड करो। तुमने अगर डिसाइड कर लिया कि तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें पूरी मेहनत खुद ही करोगे तुम, बिना मेरे बोले। कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो ऐसे खुद ही कर रहे हैं मेहनत बिना बताए, ठीक है। तो जो भी, मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि तैयारी तुमने जिस वजह से शुरू किया, तैयारी कंटिन्यू करो, और उसको पूरा
एंड तक ले जाओ, एग्जाम दो, जो होगा देखा जाएगा फ्यूचर। बात तो क्यों आज ही क्यों डिसाइड कर रहे हो तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा, तुमको प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आया या सीक्वेंस सीरीज समझ नहीं आया, जो टॉपिक समझ नहीं आया तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा। अरे नहीं समझ आया फिर भी एग्जाम होगा भाई, वो 100 नंबर नहीं चाहिए तुम्हें। और कई बार चीजें हम पढ़ाते बहुत ऊपर लेवल पढ़ाते, एग्जाम में इजी आता है, ऐसा भी तो होता है ना। बहुत सारे फैक्टर्स है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर वैसे सोच के बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ से, उसके साथ मैं डेली शाम को 6 से 11 पढ़ाता हूँ, 5 घंटे, समझ रहे हो तुम। और जबकि ऐसे बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिनको लगता है कि मतलब कहने मतलब वो पीएचडी कर रहे हैं उनको फिर भी कुछ नहीं हो रहा उनका ऐसे, और फिर मैं उनसे बाकियों से बेटर हूँ, क्यों, मतलब बहुतों से बेटर हूँ इनफैक्ट। और आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब जब मैं 10th पास किया ना तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से मैं शाम को 6 से 10 पढ़ाता रहा हूँ। मतलब मैं 10वीं के बाद से ही बता रहा हूँ, जब मैं पटना में था तब, दिल्ली में था तब, बॉम्बे में था तब, भुवनेश्वर में था मैं, अभी खड़गपुर में हूँ मैं, हर जगह पढ़ाया हूँ। तो अगर तुम ये डिसाइड नहीं नहीं ऐसा दुनिया नहीं कर सकती तो हम भी नहीं कर पाएंगे, तो तुम भी दुनिया जैसे बन जाओगे, तुम क्या अलग हो दुनिया से, है? तो तुम क्यों समझ रहे हो दुनिया जैसे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेहनत करो, एक्स्ट्रा एफर्ट करो। स्पेशली वो लोग जो बहुत डिमोटिवेटेड हैं, उनको लगता है यार हमें कुछ हो नहीं रहा, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, क्यों इतना सोच रहे हो, तुम तैयारी करो ना, एग्जाम के रिजल्ट के बाद डिसाइड होगा। तुम तैयारी करो, कोशिश करो अपनी तरफ से, अपने साथ एफर्ट करोगे, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होना ही है। और बिना फेलियर दे रहे, बिना मुश्किल दे रहे कौन बड़ा बना है भाई, किसको सक्सेस मिली है? ऐसे ही मिल जाता है दुनिया में, 700 करोड़ लोग हैं, सब सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्यों कुछ ही मुट्ठी भर लोग सक्सेसफुल है? सब चीजें हैं, थोड़ा सोचो तुम कि कोई अगर सक्सेस बना तो मुश्किल झेला है, ये तुम्हें भी झेलना पड़ेगा, चाहे तुम्हें एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कहाँ कंपटीशन नहीं है, तुम सोचो। रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आईएएस, दिस दैट, हर जगह कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, लड़ोगे तभी कुछ होगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा। ठीक है, तो बहुत ज्ञान हो गया, पढ़ाई पे आते हैं। एनीथिंग एल्स? तो हम लोग कहाँ पे थे? अब देखो ना कैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो बच्चे होमवर्क ट्राई किए होंगे उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ वाला जगह तुमने ट्राई किया है, ऐसे बहुत सारे बच्चे तुम में से जिन्होंने क्वेश्चन अभी तक देखा भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा, तो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे कर करके पूरा साल निकल जाता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं। बताओ होमवर्क क्या था, कोई बताओ मुझे, और किन्होंने, कितने लोगों ने किया है ट्राई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपने रोहतगी से वो दिए थे कुछ क्वेश्चंस। चैप्टर 1 मैंने कहा था ट्राई करके देखना, जो बोला है करो ना। ये रोहत की वो बुक है, गेट से भी, गेट में वही क्वेश्चन आते हैं। एमएससी जहां करने जाओगे वहां भी यही बुक तुम्हें पढ़ाएंगे, वीके रोहत की ही पढ़ाएंगे एमएससी में, या कोई और भी पढ़ाएंगे, कंटेंट यही होगा। एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी थ्योरी का कोर्स आएगा, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में करोगे तो किसी भी कोर्स में करो, चाहे मैथ में करो, स्टैट्स में करो, कंप्यूटर साइंस में करो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स कोर्स आता ही है। ठीक है, एमएससी में ऑलमोस्ट हर जगह होता है, जहाँ कंपलसरी नहीं हो वहाँ इलेक्टिव है। तो ये कोर्स तुम सीखने के लिए पढ़ो ना, क्या ही दिक्कत है, क्यों जैम का टेंशन ले रहे हो, तुम सीखने के लिए पढ़ो ना, ज्ञान लो, खुद ही हो जाएगा कुछ ना कुछ लाइफ में, आगे बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ओके, ये होमवर्क था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने पीडीएफ भेजे थे उसमें 56 क्वेश्चंस थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलती से रैंडम वेरिएबल के भी मैंने ऐड कर दिए हुए हैं, तो उसको तुम छोड़ सकते हो, तुम बताओ हम खुद बता देंगे। फिर चैप्टर 1 मैंने कहा था वीके और भारतीय से ट्राई करना, ये थोड़ा लैंग्वेज का मुश्किल है, क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। प्रसन्ना साहू की बुक मैंने कहा था ट्राई करना, फर्स्ट 2 चैप्टर, है ना। सो बताओ, डाउट्स बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया, देखो तुम्हें खुद पता तुम कितना मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हें कितना रिजल्ट आया। जैसे हमने अभी एक टेस्ट लिया है, पता नहीं तुम लोग का हुआ नहीं हुआ है, अभी टेस्ट हुआ था, तो हमें पता चलेगा कौन बच्चा कितना मार्क्स स्कोर कर रहा है, अगर उसने ऑनेस्ट किया है तो पता चलता है इस बच्चे का ये लेवल है। फिर ऐसे ही लास्ट तक हम तो बच्चों को एग्जाम से पहले रैंक बता देते हैं कि भैया इसका इस रेंज में रैंक आएगा, हमें पता था, जैसे श्रुति का पता था टॉप 10 में आना है, तो मयूरी थी वो, तो पता था हमें इसका आना है, क्योंकि हमने इतने सारे 40-50 टेस्ट ले लिया, और मुझे पता है कि तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो जैम में क्या अलग हो जाएगा, और वो क्या अलग पूछ देंगे वो, और अलग तुम्हारे लिए थोड़ी पूछेंगे, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट उस लेवल का हो चुका है। तो जैम में कुछ भी पूछ ले तुम तो करोगे ही, और तुमसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने पढ़ा है ना। अब तुम जो पढ़ा है उससे नहीं होगा तो क्या जो बच्चा ऐसे मुंह उठा के जा रहा है उससे हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा ही होता है। तो तुम पढ़ो ना, खाली मेहनत करो, बाकी क्यों टेंशन ले लो ज्यादा, एग्जाम होगा नहीं होगा ये वो क्यों सोच रहे हो इतना,
ना कुछ भी करोगे, कहीं भी जाओगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, रेलवे ऐसे वहां भी ऐसे ही है ना, 3,000 वैकेंसी आती है, 3 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, तो वह हर जगह कंपटीशन है, चाहे कोई भी फील्ड में चले जाओ, तो लड़ना हर जगह पड़ेगा। अगर तुमने ये फील्ड चूज किया है तो इसमें ही लड़ो, ये चीज है। ठीक है, लड़ने का मतलब खूब जीतो और मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें। ओके, तो डाउट बताओ, डाउट, क्योंकि आज ये लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की, नेक्स्ट क्लास में रैंडम वेरिएबल स्टार्ट होगा, और नहीं तो आज डाउट नहीं है तो आज ही स्टार्ट कर लेंगे। सर एलिमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं जिसमें? एलिमेंट्री इवेंट, सिंपल इवेंट, सिंगलटन इवेंट, सेम वर्ड है। एलिमेंट्री इवेंट बोलो या सिंपल इवेंट बोलो या सिंगलटन इवेंट बोलो, सिंगलटन तो नाम से ही बता रहा है ना, क्या मतलब हुआ इसका, कोई बताओ जी, क्या समझ आ रहा है आप लोगों को ये वर्ड से, कुछ आइडिया मिल रहा है वर्ड से मतलब? सर जिसमें एक ही आउटकम। हाँ, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, राइट, कोई इवेंट विथ ओनली वन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट इज ओनली वन, तो उसको ये बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम है उस इवेंट में। फॉर एग्जांपल है ना, जैसे डाइस को रोल किया, क्या चांस है 1 आएगा, तो 1 इज अ सिंगलटन इवेंट, तो एलिमेंट्री इवेंट हो गया। और कुछ डाउट है? सर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के उसके भी ले सकते हैं डाउट ना? हाँ हाँ, एक्सरसाइज, एग्जांपल, प्रीवियस ईयर कोर्स सब चलेगा। सर थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ सर, किसका? ये एक्सरसाइज है ना इसकी फर्स्ट चैप्टर की। साहू या बुरादगी? यस सर, साहू साहू। ओके, तो साहू के और सर प्रीवियस ईयर में भी थोड़े से नहीं हुए थे। हाँ ठीक है, पूछो ऑनेस्टली, जो भी ट्राई किया पूछो, उससे क्या बाकियों का भी भला होगा। जो लोग सिर्फ क्लास भी अटेंड करो ढंग से ना, तो भी तुम्हारा बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, क्योंकि तुम पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाओगे ना। तो स्टैट्स में ऐसी बहुत सारे लोग ऐसी फॉर्म भर देते हैं, मैथ्स वाले भी भर देते हैं, स्टैट्स वाले भी ऐसी भर देते हैं, तुम लोग तैयारी करके भर रहे हो, तो थोड़ी मेहनत कर लोगे तो और बहुत अच्छे कर जाओगे, वो है। और चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 3, यस जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिन लोगों को लग रहा है ये टॉपिक मुश्किल है, इसको स्किप कर सकते हो, जो भी टॉपिक मुश्किल है उसको स्किप कर सकते हो। लगता है पूरा अफर्ट करो, पहले 4 5 6 बार ट्राई करो, दोस्तों से हेल्प लो, हमसे हेल्प लो, फिर भी लग रहा नहीं हो रहा तो उसको स्किप करो, अगले टॉपिक जो अच्छा लग रहा है उसको करो। सो द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है, consists of 8 professors, 6 associate and 13 assistant professors. In how many of all possible samples of size 4 chosen without replacement will every type of professor be represented? तो क्या समझ आया आपको इससे? और एक बुक ढंग से कर लो, हो जाएगी पूरी तैयारी। सिलेबस के लिए कोई एक फिक्स से कर लो, एक बुक, एक्स्ट्रा टाइम है 2 बुक कर लो, एक्स्ट्रा टाइम है 3 कर लो, 4 कर लो, 4 बुक मैंने बता रखे ना, मेनली गुप्ता कपूर, साहू, बेकर वादगी, कैसेला बर्गर, इन कर लो। और भी मार्केट में है, तुम जाओ देख सकते हो, लेकिन कोई एक बुक ढंग से कर लो, सारे एग्जांपल, सारे एक्सरसाइज, सारे डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट समझो। जो भी डाउट है पूछो ऑनेस्टली। सो थर्ड क्वेश्चन, चैप्टर 1 साहू वाली बुक का है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाला क्वेश्चन है ना? यस सर, यही है। तो ठीक है, 8 प्रोफेसर है और 6 एसोसिएट प्रोफेसर है और 13 असिस्टेंट प्रोफेसर है, एएस लिख दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। सो जो भी है एबीसी कैटेगरी में कर लो। अब बोल रहा है कि 4 तुम्हें सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है 4 विदाउट रिप्लेसमेंट, कि उन 4 में इनमें से तीनों में से होने चाहिए कम से कम एक, ऐसा पूछ रहा है, तो ट्राई करो। सर आपने जैसे 4 बॉक्स लिए, 4 हम्म, बॉक्स ली,
तो एक में से 8 पहला बॉक्स है, इसमें से मतलब 3 बॉक्स तो 6 हुई गई कि तीनों में से एक आएगा, तो 8 × 6 × 13 आ गया। और जो फोर्थ वाला उसमें कोई भी आ जाए तो हमने वही कर दिया, मतलब इनका टोटल सम कर दिया, तो 13 और 27 हो गए। मतलब तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आउट आने चाहिए थी पॉसिबल चॉइसेस। उससे क्यों नहीं। कर रहे हो तुम? सर हाँ 3 केस बनेंगे मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, 3 केस बनेंगे। एक देखो, ऐसा हो 8C सकता है एक में से 8C2 6C1 13C1, और एक केस ये है कि इसमें 2 इसमें से आ जाए, दूसरा केस है 2 इसमें से आ जाए। सो लाइक 8C1 6C2 13C1, और तीसरा केस है 8C1 6C1 13C2 अपॉन टोटल कितने तरीके हैं 4 प्रोफेसर चूज करने के, टोटल कितने हैं टोटल प्रोफेसर? 8 + 6 + 13 27C4। 27C4 हो गया। ये आंसर होगा, चेक करो। नहीं सर, आप डिवाइड कर रहे हो मतलब टोटल से। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना? सर प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। नहीं अच्छा, नंबर ऑफ वे। सिर्फ ओके ठीक है, हटा दो। हाँ, नंबर ऑफ वे है तो मतलब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। हाँ ठीक है, ये आंसर आएगा। करो सॉल्व जरा। ये कि 2 किसी एक में से 2 आएगा, बाकी में एक आना चाहिए, ये फिक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी का जो भी डाउट ऑनेस्टली पूछो, बेशरम होके। सर क्योंकि- प्रीवियस ईयर में है क्वेश्चन नंबर हाँ 12। बताइए, क्वेश्चन ही पढ़ के बता दो, ऐसे कर देते हैं। हाँ सर अ फेयर डाई इज रोल्ड 3 times. ओके, डाइस रोल 3 times। The conditional probability of 6 appearing exactly once. देखो, तो एक डाई को 3 टाइम्स किया, इवेंट है गेटिंग 6, मैच करना एग्जैक्टली वंस या एटलीस्ट वंस? Sir, exactly once. ओके, एग्जैक्टली वंस। गिवन दैट, It appeared at least once. अच्छा 6 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस दे दिया, या 6 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, ये बोला गिवन में कि 6 अपीयर्ड At least. एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। और ये पार्ट मुझे समझना मुश्किल क्यों लग रहा है, इसका मतलब क्लास 12 में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी मुश्किल रही होगी। मतलब जो लोग ये बताएं सची सर को कि ये पार्ट मुश्किल लग रहा है मुझे, तो वो क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी तुम लोगों को मुश्किल लगी होगी, तभी मुझे लगता है। वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेवल बढ़ा देगा तो मुझे भी प्रॉब्लम मुश्किल होती है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा ही सिर्फ है, लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगा, बेस थ्योरम ऐसे निकलेगा, ये सब तो पता होना चाहिए। ऑब्वियसली पता ही होगा सब लोगों को, लेकिन जिनको उसमें भी दिक्कत है फिर तो तुम्हारे क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी में दिक्कत थी। मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ कुछ नया नहीं था, प्रॉब्लम का लेवल जरूर बढ़ गया है। तो प्रॉब्लम आप लोग को आता होगा, कॉन्सेप्ट है ठीक है, प्रॉब्लम करते करते आ जाएगा। नहीं सर, इसमें आंसर थोड़ा अजीब सा दे रखा था, बहुत बड़ा। ओके ओके, तो अभी मैं करता हूँ सॉल्व इसको ना, यही वाला ना? नहीं, मैं वैसे नॉर्मली बता रहा था कि जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, मतलब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो है, तो पहले भी बात हुई उस पर। सो स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है यार, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी। क्योंकि हम लोग तो बीएससी में ऐसी थ्योरी रट्टा मारते रहते हैं ना, रट्टा मार के। अभी तो कोविड था तो उसमें तो वो भी मौका नहीं मिला रट्टा मारने का भी, ऐसे पास कर दिए गए लोग, तो वहाँ वो भी दिक्कत है कि ना पढ़े हैं ना रट्टा मार पाए हैं, तो वो है। कोई बात नहीं, यहाँ सीख सकते हो, हम तुम्हें है ना हेल्प करने के लिए। तो देखो, डाई को 3 टाइम रोल किया, सो टोटल आपको आउटकम्स पता ही है, सैंपल स्पेस लिखेंगे, सो 1 1 1 यहां से लेके 6 6 6 तक। ओके, अब क्या है, उसके बाद ई में देखते हैं क्या क्या है। ई में क्या बोला है? अच्छा छोड़ो, उससे पहले बताओ हमें पूछा क्या गया? हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, राइट? तो इसका फॉर्मूला सबको पता होगा। अब ये पता है तो ठीक है, तुम क्वेश्चन अलग अलग ट्राई करोगे, सॉल्व एग्जांपल बहुत सारे करोगे तो खुद ही आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ई इंटरसेक्शन एफ है, पहले बताओ ई एफ में क्या रिलेशन है? मैं सबसे पहले से पूछ रहा हूँ। ई में बोला कि गेटिंग 6 एट एग्जैक्टली वंस, सिर्फ एक बार 6 है, और एफ में बोला है 6 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। यहाँ एग्जैक्टली एक बार आ रहा है ई में, और एफ में है कम से कम एक बार या 2 बार या 3 बार। तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? Exactly 6 है इसमें। हाँ, ई आ जाएगा ना, ई इवेंट ही आ जाएगा।
तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया आपका, क्योंकि ई जो है सबसेट एफ का, एफ में है कि कम से कम एक बार 6 आए और ई में है कि एग्जैक्टली 1 टाइम 6 आए, तो यहाँ से आपका हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गेटिंग 6 एग्जैक्टली वंस। अब तुम आउटकम काउंट कर लो कि ऐसे कितने आउटकम है, टोटल आउटकम कितने हैं सैंपल स्पेस में, पहले तो ये बताओ। 216 6 into 6 into 6 216। अब ई तुम्हारा है कि ना, ई क्या है तुम्हारे पास, एक ही बार 6 है। चलो इसका आउटकम काउंट कर लेते हैं। एग्जैक्टली 1 टाइम 6 आने चाहिए, एग्जैक्टली 1, तो 1 यहाँ फिक्स कर देते हैं। दूसरा केस हो सकता है 1 यहाँ फिक्स हो जाएगा, तीसरा केस में 1 यहाँ फिक्स हो जाएगा। 3 बार टॉस किया ना, तो दिस और दिस और दिस, और मतलब ऐड करेंगे तो यहाँ 1 फिक्स हो चुका है, तो पोजीशन यहाँ खाली है। कितने पोजीशन है, कितना पॉसिबिलिटी है जी? ई की काउंट कर रहा हूँ मैं, 5 into 5, क्योंकि 1 नहीं आ सकता, 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली 5 चॉइसेस है, सिमिलरली 5 चॉइसेस है, तो टोटल एलिमेंट्स इन ई कितना आ गया, 25, है ना? 5 into 5 into 5 into 5 plus 5 into 5 plus 5, तो ये 25 plus 25 plus 25, तो आपका हो गया 75 टोटल। और इसके बाद एफ निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। सो क्या होगा, एफ में क्या है, एटलीस्ट वंस। तो भाई देखो, एटलीस्ट वंस तुमने कितने बार थ्रो किया, 3 बार हमने डाइस को थ्रो किया है, और कम से कम एक बार कह रहा था। इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ मुझे, इस स्टेटमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर एक भी बार नहीं आया वन। गेटिंग नो राइट, एक बार भी 6 नहीं आया, तो उसको निकाल लेते ना कि एक बार भी 6 नहीं आया, तो उसको टोटल में माइनस कर देंगे, तो बात बराबर है ना? ऐसे काउंट करना, एक बार आया कितनी बार, 2 बार कितनी बार आया, 3 बार कितनी, इससे ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बेटर ऐसा कॉम्प्लीमेंट काउंट कर लेते हैं कि इसके अलावा कितने आउटकम्स हैं। सो ऐसे कितने हैं जहां एक बार भी 6 नहीं आया, तो कितने होंगे? 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ ना 1 गलती से लिख दिया ना, तो 6 लिखना था मुझे, मतलब ये एक चॉइस है, 6 फिक्स हो गया इस पोजीशन पे, गेटिंग 6 एग्जैक्टली वंस। ओके, अब वो तुम समझ गए वो भी बात है कि लगवा था ना, गेटिंग 6 एग्जैक्टली वंस, तो 3 बार में सिर्फ एक बार 6 आएगा, तो वो 6 फिक्स हो गया। तो देयर इज ओनली वन चॉइस, अगर तुम ऐसे सोचना चाहो तो इस तरह से था कि हियर इज ओनली वन चॉइस, हियर इज ओनली वन चॉइस। अब यहाँ पे एक बार भी 6 नहीं आया, तो ये 5 into 5 into 5 कितना हो गया? 125। तो अब क्या कीजिए, आप यहाँ से पुट कर लीजिए, हो गया 120। अच्छा ये तो था कि एक बार भी नहीं आया, लेकिन एफ में तो एटलीस्ट 1 टाइम, टोटल कितना था 216 माइनस 125, कितना बचेगा? 91 शायद, चेक कर लो, है ना? 91 सर। ठीक है ना? ओके, तो अब आपका आंसर आ गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई में था आपके पास, कल भी शाम को 9 to 11 या हो सकता है 8 to 10 डाउट क्लास ही है, दोनों बैच का कंबाइंड रहेगा, बैच 1 बैच 2 का। सो सब वेलकम है सर। मैथ की होगी या सर स्टैट्स की अभी होगी? ये डाउट क्लास चलेगी सारी? हाँ अभी आज डाउट क्लास है, कल भी डाउट क्लास रहेगी, रैंडम वेरिएबल नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। अच्छा, मतलब रैंडम वेरिएबल मतलब परसों शुरू होगा? मंडे, हाँ जंगी तो क्लास मैथ्स की या स्टैट्स की? तो मैथ्स की या वो स्टैट्स की मैं पूछ लूंगा, उनका नहीं होगा तो स्टैट्स की होगी। होगी? तो मतलब उसमें जो भी अब तक है उसका डाउट डिस्कस करेंगे कल शाम को 8 से 10 या 9 से 11 देखेंगे, कॉमन बैच होगा दोनों के एक साथ। तो ना ई गिवन है कॉमन तुम्हारे बैच पास, सर, मतलब जो उसी की बात कर रहे हो ना? क्या? मतलब कल जो आप बात कर रहे हो 9 से 11 सेकंड बैच की बात कर रहे हो ना? नहीं दोनों की कल सर संडे है ना, ओके। संडे हमारी क्लास कहाँ होती है किसी की भी? अच्छा, तो संडे को सिर्फ डाउट ओनली डाउट। हाँ कल संडे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ई में था 75 अपॉन 91,
और एक और बात बताऊं मैं, जैम हम लोग कोचिंग खोलने का पर्पस यही था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आईआईटी में पहुंचे, वो बच्चे जो जीडब्ल्यू नहीं कर पाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा पहुंचे। हम लोग जीडब्ल्यू में थे पहले, शशि भी पढ़ाता था आईआईटी जीडब्ल्यू कोचिंग में, 10 लाख का पैकेज था उसका, उसने वो छोड़ के ये शुरू किया है। मैं तो बहुत पहले सेटल्ड हूँ, है ना, मतलब मैं तो 10th के बाद से ही खुद कमाता हूँ, खुद अपना खा रहा हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं उसका, वो है। लेकिन ये फिर बीच में इसने किया था जॉब, फिर छोड़ के ये सब कर रहा है। तो ऐसा होता है ना, मतलब हम लोग कहते हैं गाँव के बच्चे भी आईआईटी करें, या बहुत सारे बच्चे हैं जो लोकल में करते हैं, हम तो पता ही लोगों को ज्यादातर, हम ये देखा कि लोगों को दूर दराज एरिया में पता ही नहीं, सिर्फ शहर में पता है, दिल्ली वालों को पता है, ये थोड़े बहुत आजकल वो पता चल रहा है आजकल। तो हम लोग ज्यादा बच्चे जैम में जाए, हमारा पर्पस ही था जैम पढ़ाने का था। तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आईआईटी में जा सके, या जैम का भी एक हवा क्रिएट होता है जैसे जेडब्ल्यू है, ताकि बच्चे वो जो नहीं कर पाए 11th-12th के बाद, वो अभी भी जाके आगे बढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी सेम रहती है आईआईटी में, एमएससी वालों बीटेक वालों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, कंपनी सेम ही इंटरव्यू लेती है। वो तो तुम खुद ही मान चुके हो ना कि तुम उनसे कम हो, इसलिए उनका प्लेसमेंट होता है। जब वो वैकेंसी आती है, जब वहाँ पे प्लेसमेंट होता है, तो उसमें लिखा, कुछ ही कंपनी जो रेस्ट्रिक्ट करती है कि बीटेक वाले चाहिए, बाकी कंपनी ओपन रहती है कि तुम आओ अपना क्वालिटी दिखाओ, तुम्हें मिलेगा जॉब। क्योंकि बच्चे पहले ही मान चुके हैं ना कि हम तो कमजोर हैं बीटेक वालों से, तो फिर बीटेक वालों का ज्यादा प्लेसमेंट होता है एमएससी वालों का भी सस्ता प्लेसमेंट होता है, जो वो छोड़ देते हैं वो लोग, या वैसे कुछ कंपनी जो सिर्फ एमएससी वालों के लिए आती है, तो वैसा है। लेकिन ऐसा आईआईटी में जाओगे अभी भी तो सेम प्लेसमेंट होता है, कंपनी ओपन वो रहता है प्लेसमेंट, तुम अपना बस तुम्हें क्वालिटी प्रूव करनी है अपनी वहाँ पे, तुम अगर उनसे बेटर हो तुम्हें जॉब मिलेगा। ओके, सर क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका आंसर सर मैच, इसका आंसर मैच किया जो दिया था, दे रखा ना मैंने, चेक कर लेना डिवाइड करके। ओके हाँ, सर। 25 सर क्या एक है, चीज और, जैसे क्वेश्चन आप, हेलो बोलो बोलो। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बच्चे का, जैसे मेरा डाउट था अभी, तो मेरे सामने तो क्वेश्चन पड़ा है या मैंने ट्राई किया है, तो सर दूसरे बच्चों को मतलब अभी ये पूछा तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन का। तो सर या तो क्वेश्चन शेयर कर दो स्क्रीन पे, या उसको ग्रुप में भेज दो, ताकि क्वेश्चन हम पढ़ के थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के समझ तो लें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, हाँ सर, क्योंकि क्वेश्चन आपने ना तो पूरा लिखा, तो हमें बस इतना पता है कि हमें ई निकालना है, एफ निकालना है, तो वो फील नहीं आती क्वेश्चन करने की। हमें बस इतना है कि डाटा हमें सीधा मिल गया, हमें बस ये निकालना है। हाँ बात तो सही है, लेकिन चलो भेज दो भाई, इसको स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ग्रुप में, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा ना। हाँ, और सर इससे ये भी ठीक है ना, मतलब जो जो जैसे भेजता जाएगा तो पता चलता जाएगा ग्रुप में ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो मान लो किसी को सीधा ही सोल्यूशन पड़ा है किसी के पास, तो वो थोड़ा बोल सकता है, सोच सकता ऐसे बहुत सारे लोगों ने कर लिए होंगे जिनका डाउट, तुम्हें क्या है ना, जो लोग डाउट नहीं पूछ रहे हैं वो सब विद्वान है, सबने कर लिया है। सो वो चीज है, जो डाउट पूछ रहा है उन्हीं का बस प्रॉब्लम है। सर क्वेश्चन नंबर 25। क्या है, Sir, let E1, E2, E3, and E4 be 4 events such that P, EI, given property of that E4, is, PI, given that E4 equals to 2/3, okay, where I equals to 1, 2, 3. I is equal to 1 2 3, ठीक है। फिर दे रखा है P, EI intersection, सर EI हाँ, EI intersection EJ complement is a complement, given E4 equals to 1/6. IJ equals to 1, 2, 3. हाँ ठीक है, IJ हो सकता है 1 2 3, And I doesn't equals to J. ठीक है, I different from J, And P E1 intersection E2 intersection E3 complement given E4 equals to 1/6. Then P E1 union E2 union E3 given E4 is equals to. ओके, तो देखो जब सब में गिवन E4 लिखा है तो कोई रोल है नहीं इसका, ठीक है, क्योंकि वो सेम आइडेंटिटी होती है। जैसे तुम जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, PA प्लस PB प्लस सॉरी माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर कोई ऐसा पूछ लेता तुमसे बताओ भाई ए यूनियन बी गिवन सी क्या होगा, तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बस गिवन सी लगा दो, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। तो हमसे ये पूछ लिया ना, हमें तो इसका फॉर्मूला पता ही है और बाकी आ जाएगा, और क्या बाकी यहाँ से आ जाएगा। और देखो तो इसका फॉर्मूला पता है सबको, 3 है ना, ये तुम्हें पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ई, मतलब गिवन E4 लगाते रहो प्रोबेबिलिटी टाइप से, हटा दो सब में से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब तुम इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 की, बस गिवन E4 लगाते रहना, बाकी सेम फॉर्मूला। सो E2 गिवन E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 गिवन E4 है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 गिवन E4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1 गिवन E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 गिवन E4। और ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, तुम्हें बस निकालना है उसको। देखो दे रखा है, सब दे रखा है। ठीक है, EI गिवन E4 2/3, तो ये पहला टर्म 2/3, दूसरा टर्म 2/3, तीसरा टर्म 2/3। ओके, अब आओ इसको खोलो जरा। सो तुम क्या जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी क्या होता है, तो बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी, तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। इसमें आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे तो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ ना, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट मतलब वही है ना, A माइनस बी सेम एज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो वही है, ये EI माइनस EJ ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन E4 लगाते रहो प्रोबेबिलिटी के लिए, वो कोई रोल नहीं उसका। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI पता है 2/3, पुट करो, सो 1/6 तो आ गया ना। सो जो भी आंसर आएगा उससे नेक्स्ट 3 टर्म आ गया, फाइन। और फोर्थ टर्म दे ही रख, अच्छा फोर्थ टर्म यहाँ से आ जाएगा, फिर इसको देख लो क्या है ये, E1 माइनस E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 को A मान के चलो, और E3 कॉम्प्लीमेंट है ना उसको B मान के चलते हैं, सो मतलब B कॉम्प्लीमेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मतलब A माइनस B, सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, वहां से आ जाएगा ये क्वांटिटी, उसको पुट कर दो। समझ आया जी? यस सर। लिख के दिखाऊं बाकी जिसका डाउट है स्पेशली उसको। देखो यहाँ Yes, पर मैं बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना उर्दू समझ नहीं आता। तो देखो मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमें दे रखा है EI इंटरसेक्शन EJ कॉम्प्लीमेंट गिवन E4 इज समथिंग, समथिंग इज 1/6। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये EI माइनस EJ है, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन E4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ गिवन E4, दैट इज 1/6। तो ये क्वांटिटी पहले दिया है तुमने, तो यहाँ से EI इंटरसेक्शन EJ गिवन E4 इज इक्वल टू यहाँ पे 2/3 माइनस 1/6, तो कितना आएगा, 9/2, 1/2 राइट। तो ये 1/2 आ गया। सो भैया ये अगले 3 टर्म जो आपको दिख रहा है ना, इसका इसका और इसका, तीनों का वैल्यू 1/2 आ गया। पहले 3 तो पता था ना 2/3 था, तो ओपन किया पहला 3 टर्म सिंगल सिंगल E1 E2 E3 वाला आ गया 1/3 सबका है, सॉरी 2/3 यहाँ पे। फिर दो का इंटरसेक्शन है तो वो 1/3 होगा। तीसरे वाले चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा वो, अब वो इधर से आएगा, इधर से क्या आएगा। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रखा है E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट गिवन E4, तो ये है ना, ये कॉम्प्लीमेंट का तो ये तो है माइनस E3, यही तो कहना चाह रहा है, बात बराबर है। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/4, ऐसा है नहीं 1/6। तो पुट कर लो ना,
तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस, गिवन E4 लगाना पड़ेगा ना। एग्जाम में इतना नहीं लिखना पड़ता, अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही हो जाएगा, जितना कम लिखो और दिमाग में ज्यादा करो। सो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 given E4 is 1/6. So है ना, कितना है 2 का 1 बाई कितना आया था, 2 आया था, 2 पुट कर लो उसको। सो यहाँ से फाइनली आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 गिवन E4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/6। 1/2 मतलब कितना 3/6, 2/6 1/3 आएगा, चेक कर लो। 1/2 माइनस 1/6। ओके, तो ये आ गया, पुट कर लो ना नहीं यहाँ सर, पे। इसका 5/6 है। अच्छा एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? क्यों फाइनल आंसर बता रहे हो? नहीं, उसमें टिक लगा हुआ था ना। हाँ, फाइनल बता रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी हम तो हम यही निकाल रहे थे, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी नहीं आया। अभी तो हम ये टर्म निकाल सकते हैं। तो ये 1/2 माइनस 1/6 कितना होता है? 3/6 माइनस 1/6 ना, 2/6 1/3। ये तो इंटरसेक्शन आया, हमें तो वो चाहिए था। नाउ अब फाइनल हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 गिवन E4, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो अभी जो निकाला है वो ये है 1/3 इसका आया है। ठीक है, अब हर टर्म पता चल गया मुझे। तो 2/3 तो शुरू में ही था, तो 2/3 पहले 3 टर्म, तो 2/3 3 बार आएगा, माइनस अब 2 एट अ टाइम वाला ये था 1/2, सो 2 एट अ टाइम था 1/2, ये भी 3 टर्म था, प्लस ये कितना है 1/3 ना, और लास्ट में जो आया है ये 1/3 आया आपका, तो 1/3। तो कर लो अब सॉल्व, ये आ गया। तो फाइनल आंसर इज, है ना, कितना 2 माइनस 3/2 प्लस 1/3, कर लो। ठीक है, सो देखो अब एक बार, अभी जिसको अभी भी समझ नहीं आया बताओ। हमने कुछ नहीं किया, मुझे निकालना था A यूनियन B यूनियन C गिवन D टाइप का। हाँ बोलो। सर मतलब E4 का इधर कुछ वो नहीं है यूज। वो कंडीशनल गिवन था, तो गिवन गिवन चलता रहा, तो हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। वो फॉर्मूला वो सेम रूल होल्ड करता है, ये बता रहा था ना यहाँ पे, कि जैसे वो होता है वैसे ये होता है, इसका कोई उतना वो नहीं है कि गिवन E4 था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूछा भी तो गिवन E4 में ही है ना। प्रॉब्लम तब होता है जब कुछ नया पूछ लेता, उसने पूछा भी तो यही चीज है गिवन E4 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो E4 लगाते रहो बस। तो इनडायरेक्टली पूछा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 बस, बाकी क्वांटिटी दे रखा है ऊपर, कोई बात नहीं, शुरू में ऐसे होगा, प्रैक्टिस करो एक बार और देख के, कम से कम 5-6 बार थ्योरी पूरा सिलेबस रिवाइज करो, 5-6 बार प्रीवियस ईयर पेपर करो, फिर देखो तुम्हारा रैंक कैसे अंडर 10 नहीं आता है। बोलना आसान है, बोल रहा हूँ, करोगे तो उसमें है ना पसीने छूट जाएंगे, तो ऐसे लग रहा, तुम्हें लग रहा होगा सब कर देगा तो सबके रैंक आ जाएंगे, वही तो दिक्कत है, नहीं कर पाता है ना। बोलना या सुनना आसान काम होता है, जब खुद करते हैं ना तब समझ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक वो था ईयर वाला। बोलो। सर ईयर इज चूजन एंड रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ईयर्स 2012, 2013 to 2021. अच्छा अच्छा, वो 2022 का पेपर है, ये 22 में आया था, ये वाला है। यस सर, उसमें फेब्रुअरी दे रखा है और 29th की वो निकालनी है प्रॉब्लम। हाँ थोड़ा वही कंडीशनल है, वो तुम्हें टर्म ज्यादा होंगे उसमें। ये भी 22 का ही है, तो जो कर लेना ही हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हो? सो यस सर। मतलब इस तरह के क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा है मुश्किल, एग्जाम में छोड़ दो, क्यों टाइम वेस्ट करोगे? मैं तो स्पेशली बता रहा हूँ, अभी तो कराऊंगा मैं, लेकिन एग्जाम में तुम्हें लग रहा है कि टाइम लेगा, ऐसे ये क्वेश्चन है, और तुम्हें लग रहा है टाइम लगेगा, आता भी है, या तुम्हें लगता है सोचना पड़ेगा, तो
छोड़ो, जो हो रहा है उसको करो पहले। जब कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो लगता है ये कॉम्पिटिटिवली इजी है, तब करो इसको ना, क्यों टाइम वेस्ट करो, सारे क्वेश्चन नहीं करने, 100 मार्क्स नहीं लाने, करके देखो अभी, ठीक है। तो बोला है कि a year is chosen at random from the set of years, है ना, 2012, 13, 14, 15 है ना, 21 तक है। From the chosen year a month is chosen at random, पहले तो year select करो, फिर month select करो उसमें, okay, and from the chosen month a day is chosen at random, फिर एक दिन select करो इसमें। बोल रहा है कि given that, अब तुम्हें दे रखा है कि chosen day is 29th of the month, okay, so क्या प्रोबेबिलिटी है कि चूजन मंथ इज फरवरी, ओके। तो यहाँ पे ना मंथ क्या क्या हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल, फरवरी और नॉन फरवरी, तो बेटर है इसको तुम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। तो ये उसके बेस थ्योरम पे है, लेकिन बेस में इन्होंने बहुत जनरलाइज कर दिया इसको। अब यहाँ 3 चीजें हैं, तो वैसे शुरू में तुम्हें डिफिकल्टी होगी, ऑब्वियसली डिफिकल्टी होगी, सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो नहीं हो रहा है तो इस तरह क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। सही से ने कहा होगा इस तरह क्वेश्चन तुम छोड़ सकोगे, क्योंकि ट्राई करोगे भी हो सकता है गलत आंसर आएगा, तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो टाइम तुम किसी और क्वेश्चन पर लगाओ जो तुम्हें लगता है तुम इजीली कर लोगे एग्जाम में स्पेशली। अभी करते हैं, देखो सो पहले तो लीप ईयर डिसाइड करो, कौन कौन सा ईयर लीप ईयर है, क्योंकि ये तो बताया नहीं है तुम्हें। सर एक तो 2012 है, हाँ 2016 और 2020। जैसे 2012 हो गया, मतलब इसमें जो लीप ईयर 2012 है, फिर 16 है, फिर 20 है, ये 3 है ना, ओके। सो इन तीनों के फरवरी में क्या होगा, 29 डेज होंगे। हाँ, बाकी में नहीं होगा ना, सो ये चीज है। सो दिस आर लीप ईयर, मतलब ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, है ना। उसके बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड सा बेस थ्योरम आता है, लास्ट टाइम में किसने किया था, तो मैं करके देखता हूँ, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। फोटो सब लोग ले लो या फिर पास देखना ग्रुप में, मैं इसको सो अभी क्या करते हैं, इसने सॉल्व किया इसको, यस सर किया था। उसमें था कि फिर वो उसमें लीप ईयर चूज करने की वो क्या है प्रोबेबिलिटी, तो जितने टोटल ईयर्स हैं और लीप ईयर की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें वो निकल जाएगी इनटू, फिर हमें फेब्रुअरी चूज करने की वो क्या प्रोबेबिलिटी है 1/12 इनटू, फिर उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हम 29th मतलब कैसे चूज करें। तो 1 डे ना, वन ऑफ द महीना में कितने दिन है, उस मंथ में, पर्टिकुलर मंथ में कितने डेज हैं, 29। नहीं, जैसे जनरल तुम बाकी मंथ का भी देखोगे ना, तो 1/29 हो जाएगा, 1/29 तो 29 डेज ही है, तो एक दिन सेलेक्ट करना पूरे मंथ में से। पर फिर हम सर बाकी डेज भी तो देखेंगे ना, जैसे जनवरी और उनके भी तो देखेंगे ना, उसमें तो 30 और 31 आते हैं। हाँ, तो 1/1 में तो 1/30, जिसमें 31 डेज और 1/31, उनके भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसे सारे करने पड़ेंगे हमें, मतलब ये जनवरी का बहुत अलग ज्यादा और केसेस, मार्च का अलग। हाँ इसके केसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। मतलब क्या है कि पहले तुम देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि ये गिवन है इवेंट ए, जो हमने करा था ना, क्या, जब हमने बेस थ्योरम करा था तो इसमें क्या था, इवेंट ए होता है जो गिवन है, तो गिवन क्या है, गिवन जो हमारा है कि chosen day is 29th of the month, ठीक है, ए इज जो या selected day is 29th, ठीक है, ऑफ अ मंथ। अब तुम्हें क्या प्रोबेबिलिटी बताया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि चूजन मंथ इज फरवरी। चलो E1 ले लेते हैं, फेब। अब तुम हर मंथ का भी सोच सकते हो, ऐसे चाहो तो, बनाना चाहो तो, नहीं तो है ना, बहुत सारे केसेस तुम्हें देखने पड़ेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो तुम्हें लगता है तुम्हें हो पाएगा, वरना एग्जाम में छोड़ देना, अभी तो ट्राई कर देते हैं, आंसर भी आएगा, तो बस टाइम थोड़ा लगेगा, देखो। तो क्या लेते हैं, इवन हमें पूछा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट चूजन मंथ इज फरवरी। सो पहले हमने सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया था, ईयर में से फिर मंथ सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर मंथ में से डेट, और डेट बता दिया कि 29। ओके, सो चलो मैं ऐसे बना लेता हूँ, अभी एक केस ऐसे मैं मंथली लेता हूँ, लाइक जनवरी, मैं ऐसे बना लेता हूँ, 12 आउटकम्स बना लेते हैं मान लो,
और भी शॉर्टर वे है, लेकिन अभी तुम इस तरह से समझो, जैसे दिसंबर हमने ले लिया, सो E1 इज जनवरी, E2 इज फरवरी, इस तरह से 12 मंथ्स है, इस तरह बना के देखते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है इस डेटा इसके हिसाब से, E2 गिवन A, यही ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेस थ्योरम में, probability of E2 into probability of A given E2 upon total probability. Total probability is summation probability of EI into probability of A given EI. I from 1 to 12, तो हमने 12 पार्टीशन बनाया। अब क्या होगा, अब देखो इसको करते हैं। सो पहले तो ये निकालो, चलो यहाँ पे probability of E2 क्या होगा, 1/12। सो वी हैव 12 मंथ्स ना, और तो पहले तो था कि सेलेक्ट अ ईयर, देन फ्रॉम अ चूजन ईयर अ मंथ इज चूजन एट रैंडम। तो ठीक है, ऐसे तो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अभी हम ऐसे ही करके देखते हैं, वी हैव टोटल 12 मंथ्स ना, सो पार्टीशन बनाएगा, ठीक है। अभी 1/12 करके देखते हैं, इससे करके देखते हैं आंसर क्या, आंसर की है ना, आंसर की था इसमें टेस्ट, इसमें नहीं होगा, बाकी जो मर्ज वाला हो जाता है उसमें टेस्ट। तो इससे करके देखते हैं, पहले मैं दूसरे तरीके से किया था, बट अभी ठीक है। लाइक 12 है तो 1/12 लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 क्या होगा, सर तो 1 by यहाँ दिक्कत 29। क्या है, ईयर पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, पता है A गिवन E2 में। हाँ क्या बोला तुम, सर 1 by 29 होगा। लेकिन फेव है और ए है चूजन डेज दिस, बट यहाँ ईयर का भी प्रॉब्लम है ना। तुम्हें पता है यहाँ मैंने डायरेक्टली 1/12 लिख दिया, लेकिन हमें तो ईयर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। सो क्योंकि लीप ईयर में चांस है, लीप ईयर में 0 हो जाएगा ना, मतलब A गिवन E2। देखो क्या बोला हमने, अगर तुमने मंथ सेलेक्ट किया है वो फेव है, तो क्या चांस है कि 29 डे होगा, लेकिन वो फेव किस ईयर का है, लीप ईयर का है या नॉन लीप ईयर का है। सर नॉन लीप ईयर के में तो 29 डेज वाले तो 0 हो जाएगा। हाँ होगा ही ना उस केस में, A गिवन E2 अगर वो फेव नॉन लीप ईयर का है तो क्या चांस होगा इसका, फिर मतलब ये बोल रहा हूँ कि लीप ईयर ही सही आएगा ना। सर लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी तो होगी 3/10। है ना, इसमें आपको देखना पड़ेगा ना कितने साल, हमें 10 साल दिया ना। हाँ तो पहले तो एक ईयर सेलेक्ट करेंगे, और अगर वो लीप ईयर है तो चांस क्या होगा, तो पहले यहाँ पे ईयर हमारे पास कितना था, यू फर्स्ट सेलेक्ट द ईयर, हाँ उसमें करके देखो पहले। सो लीप ईयर होने के चांस कितने हैं, 10/10। और अगर लीप ईयर है वो, तो उसमें फेव के क्या चांस है, 129 29 सेलेक्ट होगा ना। सो या गिवन क्या बोला है कि एक मतलब क्या, चूजन डे इज 29th ऑफ द डे गिवन दैट इट इज फेव, है ना, गिवन दैट इट इज फेव। सो इसका मतलब किस ईयर से सेलेक्ट हुआ है, तो ऐसे इसको क्यों लिखना है 129, क्योंकि बाद ऐसे बाद में कैंसिल हो जाएगा, तुम कुछ डाटा जो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, तो इसको तुम नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब देखो इससे क्या बोला है, तो यहाँ पे तो है ना, जैसे ये तो हमने वो निकाला, ये देखते हैं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर तुम A गिवन E1 निकाल रहे हो तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो तुम्हारा आ जाएगा 1/12, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 क्या आएगा, इसमें लीप और नॉन लीप का चक्कर तो है नहीं इसका ना, इस केस 1 में by A गिवन। 31। हाँ तो यहाँ हमने 3/10 वहां क्यों किया है, क्योंकि हम पहले ईयर कंसीडर कर रहे हैं, लीप ईयर के लिए अलग एंड नॉन लीप ईयर के लिए अलग, वैसे करना पड़ेगा। तो समझ आ रहा है इसमें क्या है,
तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हम इवन लेंगे अगर गिवन जनवरी है ना, क्या चांस है कि चूजन डे इज 29 ऑफ द मंथ इफ इट इज जनवरी। तो फर्स्ट यू आर सेलेक्टिंग ईयर, देन तो यहाँ मुझे वैसे लिखना पड़ेगा 1/12 से करना है, क्योंकि वैसे ना वैसे करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द ईयर। सो देखो यहाँ मैं करता हूँ ऐसे, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर इसको अगर वो सर वो कुछ प्रॉब्लम्स होता है ना जिसमें वो ट्री बना करके सॉल्व करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी वाली। हाँ उससे भी कर सकते हैं, वो बताएं हाँ, जैसे मान लो कि लीप ईयर या नॉन लीप ईयर ऐसे कर सकते हैं ना, एंड देन उसके अंदर फिर तुम्हें मंथ डिसाइड करना है। फिर 12 मंथ तो है ही, अब फेब में बस इसमें 28 डेज होंगे, और इसमें बस फेब में तुम्हारा 20 सॉरी लीप ईयर में 29 और इसमें 28, इस तरीके से। अब इसमें बस फेब में दिक्कत आएगा, बाकी तो सेम रहेगा, फेब का ही तुम्हें देखना है। सर एक बार क्वेश्चन वापस दिखाएं। क्वेश्चन, अच्छा मैं ऐसे करके एक बार देखता हूँ, वैसे ही वो देखो, या सॉल्व करते हैं इसको। सो लाइक पिछले बैच में सॉल्व किया था, किसी स्टूडेंट ने किया था ये, तो दिया था। तो इसको करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि फेव आने का क्या चांस है। फेव तक तब पहुंचेंगे जब हम ईयर तक पहुंचेंगे। सो अगर लीप ईयर है, मान लो जैसे लीप ईयर है, क्या चांस है 3/10, तो उसमें फेव के क्या चांस है, E2 में सोच रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसमें फेव सेलेक्ट होगा 1/12 एंड देन 1/12 में 29 है, 1/29 है ना। बाकी अगर नॉन लीप ईयर हुआ, अगर ये नॉन लीप ईयर है, बाकी 7/10 है, तो यहाँ 1/10 हो जाएगा, यहाँ 1/2, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 है ना, क्योंकि वो नहीं आएगा ना, मंथ नहीं आएगा। और बाकी केस में क्या होगा, मैंने क्या किया, पहले ईयर सेलेक्ट किया, ठीक है। सो कि लीप ईयर है तो 1/29 चांस है, अगर नॉन लीप ईयर है तो वो 0। ये मैं वैसे हटा सकते हो तुम, क्योंकि नॉन लीप ईयर में ओके। नेक्स्ट क्या होगा, अब इधर आओ, इसमें सॉल्व करो। सो व्हाट विल हैपन, डिनोमिनेटर में करते हैं, पहले जनवरी के लिए करते हैं। जनवरी के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट यू सेलेक्ट 1 ईयर, तो कोई भी सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जनवरी को प्रॉब्लम तो है नहीं। सो लाइक अब क्या होगा, है ना, इसको तुम हटा दो बस, 0 कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या है कि हमने जनवरी में कोई भी एक साल सेलेक्ट कर लिया, मतलब 12 से 2021 तक है, एनी वन सेलेक्ट भी सिलेक्टेड, पहला सॉल्व कर रहा हूँ। एंड उसके बाद क्या है कि ईयर के बाद क्या सेलेक्ट कर दो तुम, मंथ। सो जनवरी सेलेक्ट करने का क्या चांस है, जनवरी का क्या चांस है जी, 1/12। ऐसे देखो, इसको तुम उस तरीके से भी देख सकते हैं, हम लोग क्या करते थे, यही तो है, E2 इंटरसेक्शन A टाइप का ही तो है, तो वैसे भी तुम सोच सकते हो, पार्टीशन ही तो है, E2 इंटरसेक्शन ही तो है, A है। सो E2 A दोनों होगा ना इस केस में था, तो ठीक है 1/12। एंड अगर फर्स्ट वी सिलेक्टेड ईयर, क्वेश्चन के हिसाब से ईयर, देन अ मंथ, जनवरी, एंड क्या चांस है, अब ये होगा A गिवन E1। सो A गिवन मतलब अगर जनवरी है तो क्या चांस है 29 डे होने का चांस, जनवरी में 29 तो 31 डेज होता है। ओके, अब देखो ये चीजें केस सेम रहेंगी उन मंथ्स के लिए जिसमें 31 डेज होते हैं। कितने मंथ ऐसे जिसमें 31 डेज होते हैं, काउंट कर लो, कोई जनवरी के लिए है या फरवरी के लिए, मार्च के लिए, मतलब उसमें देखो कितने में 31 मंथ, कितने मंथ में 31 डेज होते हैं, 7 सो इनटू 7, मतलब देखो 12, देखो डिनोमिनेटर में तुम्हें दिख रहा होगा 12 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं, तो 7 टर्म तो एक जैसे आंसर देंगे, तो एक साथ हमने लिख दिया 7 टर्म को।
ओके, अब आओ बाकी में क्या है कि वैसे मंथ्स में 30 डेज होते हैं। तो पहले तो कोई भी ईयर सेलेक्ट कर लो एक। अब तुम कोई मंथ 1/12 किसका चांस देख रहे हो तुम? मतलब चलो जैसे फरवरी नहीं, मार्च की बात करो। फरवरी का अकेला अलग केस है। फरवरी इज थर्ड कैटेगरी। सो एनी ईयर यू सेलेक्टेड and 1/12 is any one month. ओके, अब इसमें क्या ऐसे इनटू उन मंथ्स में क्या चांस है कि 29th डे होगा, ईयर मंथ डे ऐसे कर रहे हैं 1/30 1/30। और ऐसे कितने मंथ हैं? ये 1/12 एक मंथ के लिए था ना, वो वैसे कितने मंथ हैं वो बोल रहा हूँ। बट जैसे जनवरी के लिए करते हैं, फिर हम जैसे मार्च कर रहे थे ना, मार्च में तो 31 होता है ना। सो अप्रैल, तो ये इसमें अप्रैल आएगा, इस तरह का मंथ आएंगे। यहाँ तो जनवरी मार्च इन सब में आ गया, तो 7 मंथ एक साथ आ गया। अब ऐसे कितने 30 डेज वाले? 4। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए साहब हमने कर दिया काम, जनवरी मार्च है ना, मई, इस तरह के मंथ जो भी है 31 डेज वाले, उसका ये हो गया। 30 डेज वालों का अलग कर दिया। अब फरवरी अलग है केस है। तो अब क्या होगा, एक ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो अब क्या है 29th डे होना है, तो ईयर कौन सा वाला आएगा? वही ऊपर जो लिखा है, मतलब यही चीज आएंगे, क्या तो दिमाग लगाना है। थर्ड जो 10 ईयर्स में 3 पॉसिबिलिटी है। अब कोई एक मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं, फरवरी होने का क्या चांस है? 1/12। और फरवरी में 29 होने का क्या चांस है? 29। चेक करो, ये 3/10 ठीक है। 3/10 मतलब क्या हुआ? ओनली 3 ईयर है ना। बाकी मतलब 2010 सॉरी 12, 16 और 20, यहाँ 10 था ही, कोई सा भी ईयर ले लो। हर ईयर के जनवरी में उतने ही दिन होते हैं, हर ईयर के मार्च में उतने ही दिन है, हर ईयर के अप्रैल में उतने ही दिन है, एवरी ईयर में। बट यहाँ प्रॉब्लम इस लीप ईयर वाले में है कि ओनली 3 ईयर्स यू हैव पॉसिबिलिटीज वेयर यू विल गेट दिस। इसको कैलकुलेट करो कोई जल्दी से, देखते हैं क्या आता है। सो लाइक नीचे 12 टर्म्स है ना, तो 7 टर्म एक साथ, 4 टर्म एक साथ, 3 टर्म एक साथ। अभी वो कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा फर्स्ट टाइम में, तो मुझे खुद ही ऐसा लग रहा है इतना एग्जाम में कैसे बच्चा करेगा। लेकिन पता नहीं ऐसे बनाए कुछ भी दे दिए उन्होंने। ये है कि ईयर सेलेक्ट करो, मंथ देन डेट्स। इसको कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो क्या आता है। ऐसे कैंसिल करना चाहो तो कुछ चीजें कैंसिल भी, तुम अपने तरीके से करो, मैं अपने तरीके से करता हूँ कैंसिल। जैसे 10 कट जाएगा हर महीने से, है ना, ये 12 भी कट जाएगा, तो बचा गया। मैं आप लिखता हूँ आगे क्या आता है ये। ये 10 ही बचा हुआ है ना एक। रुको रुको, ये 10 बचा है, 70 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और यहाँ ये आगे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म। जी सर, 279/9965 आ रहा है। लेकिन एग्जाम में इतना बच्चा अगर कर भी लेगा तो वो श्योर नहीं होगा सही है कि गलत है। अगर ऑप्शन मैच हो गया, चलो एक कोइंसिडेंस सा होता है कि ठीक है, लगता है ठीक है, ये आंसर है इसमें, आंसर की देख लो। तो कॉन्सेप्ट यही था, फर्स्ट यू सेलेक्ट ईयर, देन यू सेलेक्ट मंथ, देन यू सेलेक्ट डे। और हमें गिवन है कि वो 29th डे है, तो बस बाकी यहाँ बस एक्सक्लूड हो गया ना वो। तो ये बेस थ्योरम पे था ना। हम जनरली तो एनसीईआरटी में 2, 3, 4 इवेंट मिलेगा, यानी 12 इवेंट कर दिए इस तरीके से। ये तुम कैटेगराइज कर सकते थे, जैसे मैंने क्या किया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिया है। तुम E1 ले सकते थे मंथ विथ 31 डेज, E2 ले सकते थे मंथ विथ 30 डेज, E3 ले सकते थे फरवरी। ऐसे कर लेते हैं तो फिर थोड़ा कम हो जाता ना, ऐसा कर सकते थे। तो मैंने 12 लिया, जो बाद में तो वही कर दिया ना, मैंने एक साथ कैटेगराइज कर दिया।
तुम भी ऐसा कर सकते थे, अब थोड़ा टाइम दोगे तो और बेटर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ ठीक है 31 डेज वाला एक साथ ले लेते हैं। E1 इज मंथ जिसमें 31 डेज है, E2 मंथ जिसमें 30 डेज है, E3 फरवरी, तो उससे कर लो वो चीजें। इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना तो पूछ लो, बाकी लोग अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस ये मैं जानता हूँ बेस तरह में क्या होता है कि जो गिवन है उसको ए ले लो, है ना, और बाकी पार्टीशन जो पूछे जा रहे हैं तो उसमें पार्टीशन बना लो। तो मैंने जनवरी को बना दिया, तुम 3 में कर सकते थे चाहते तो, समझ रहे हो ना। सर Sir, PYQ 55. का क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, E2 तुम चाहते तो ले सकते थे फेब, एंड E3 चाहते तो ले सकते थे मंथ विथ 30 डेज। ओके, बोलो क्वेश्चन क्या है। E1, E2, E3 be 3 events such that probability of E1 is equals to 4/5, ओके, probability of E2 is 1/2, हम्म, probability of E3 is 9/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 9/10। हाँ, और फिर 4 ऑप्शन है उसमें वेरीफाई करना है। बोलो। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10। अब देखो भैया इसमें क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हें कैसे होगा, क्या लगाना है। देखो यहाँ होता क्या है, इनमें से एक नंबर होगा, तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि 9/10 इनमें से एक नंबर है। तो ये जो लेफ्ट साइड में है उसका इंडिविजुअल के साथ क्या रिलेशन है, तो तुम्हें पता है ना कि ए यूनियन बी में और ए में प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन है। मतलब कौन बड़ा छोटा होगा ये पूछ रहा हूँ। सर A यूनियन B बड़ा होगा ना, चलो 3 के लिए लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी है, या E1 E2 E3 के लिए लिख दें। चलो E1 यूनियन E2 यूनियन E3। अब तुम किसी एक से कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 से, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 से ज्यादा होगा यूनियन वाला। तुम इसको कंपेयर करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से, उससे भी ज्यादा होगा ना। तुम इससे कंपेयर करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 से, उससे भी ज्यादा होगा। सो इन तीनों में जो भी मैक्सिमम है उससे भी ये ज्यादा होगा। ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला है इनफैक्ट बना के दिया, बस मैं समझाने के लिए कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 इंडिविजुअली जो भी है तीनों, उन तीनों का मैक्सिमम ले लो, यूनियन उससे भी ज्यादा होगा। गेटिंग पॉइंट कि 3 सर्कल, ये तुम इससे ज्यादा बेटर समझ पाओगे कि लाइक 3 इवेंट है ना। सो E1 E1 E2 E3 ऐसे बहुत लोग समझ गए। सो E3 तो कहना है यूनियन मतलब तीनों मिला दो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसी एक से तो ज्यादा ही होनी ना, किसी एक सर्कल से ज्यादा ही होनी है, वही लिख रहा हूं मैं। तो अब बताओ ये ट्रू लग रहा है फॉल्स लग रहा है। ऑप्शन ठीक है, सबको समझ आ रहा है, अभी भी किसी को नहीं समझ आ रहा तो बताओ भाई, अभी भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो ये तो ट्रू है, क्या ट्रू चुनना है कि फॉल्स चुनना है जी। फॉल्स चुना है, फॉल्स। चलो तो ये ट्रू है आपका। ऑप्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 लेस देन इक्वल टू 1/2। अब यहाँ भी तुम्हें चमकना चाहिए कि भैया हाफ इन्हीं में से है, 3 प्रोबेबिलिटी दे रखा है ना इन्हीं में से, तो क्या रिलेशन है इन दोनों में। तो अभी तो आइडिया मिल गया तुम लोगों को, तुम डिसाइड कर लिए होगे अभी तक कि E2 और E3, और हमें ये हाफ किया है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है। अच्छा यहाँ पे क्यों इतना लिख रहा हूँ मैं ना, यहाँ मैक्सिमम लिखा है समझाने के लिए, यहाँ सिर्फ एक लाइन काफी था। कौन सा लाइन, कि दिस इज मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, है ना, इससे ही वेरीफाई नहीं काम हो गया, इससे ही ट्रू हो गया स्टेटमेंट। हमने तुम्हें जनरल बता दिया ऑप्शन ए के लिए कि तुम्हें पता है यूनियन की प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर E3 से ज्यादा होगी, तो E3 की 9/10 है तो ज्यादा होनी है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन बताओ, E2 इंटरसेक्शन E3 और E2 की प्रोबेबिलिटी कौन ज्यादा है जी। E2 क्योंकि इंटरसेक्शन छोटा हो गया, E2 है ना। तो बस हो गया, ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू। चलो सी ऑप्शन बताओ। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 लेस देन इक्वल टू 1/6।
सेम लॉजिक, लेकिन देखना इनइक्वालिटी घुमा देगा। क्या है, लेस देन मोर देन? लेस देन। हाँ 1/2 1/6। 6। अरे वो यहाँ तुम्हें घुमा दिया इसने, ये 1/6 क्या इन तीनों में से एक है क्या? मतलब E1 E2 E3 में से कोई एक है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, तो नहीं है। तो अब देखते हैं रिलेशन क्या होगा इसका। तो हम इसके बारे में क्या बोल पाएंगे? मैं फिर से जनरल फॉर्मूला लिखूंगा कि मेरे पास फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 छोटी होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना, तो जितना ज्यादा इंटरसेक्शन हो उतनी सेट छोटी होती जाएगी। सो लेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 से भी छोटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से भी छोटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 से भी छोटी होगी। एक साथ बोले तो इन तीनों में जो भी मिनिमम है मिनिमम उससे भी छोटी होगी, राइट। तो चलो 4/5, 1/2 और 9/10 में बताओ सबसे छोटी कौन है? 4/5। 4/5 नहीं, 1/2 0.5 हो गया। अच्छा सॉरी, हाँ 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 1/2, क्योंकि 4/5 0.8 है भाई। हाँ 1/2 is 0.5, ओके, एंड 4/5 is 0.8, 9/10 is 0.9, तो 1/2 छोटी है। तो हमें ये पक्का है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ से छोटी होगी। देखो ये पक्का है कि हाफ से छोटी होगी, लेकिन इसने क्या कह दिया भाई साहब ने कि 1/6 से छोटी होगी। जरूरी है 1/6 से ज्यादा और हाफ से कम भी तो हो सकती है। गेटिंग पॉइंट? नंबर लाइन पर देखोगे तो 1/2 यहाँ है और 1/6 यहाँ है, तो हमने बताया कि इससे छोटी होगी, तो यहाँ भी तो हो सकती है ना हमारा जो ये इंटरसेक्शन का आंसर। हाँ ये बोल रहा है कि हाँ 1/6, वो तो इधर भी हो सकती है, तो इसने बोल दिया नहीं 1/6 से कम होगी, तो गारंटी दे दी, तो गलत हो गया। ये हो सकता है इस बीच में हो, 1/6 से ज्यादा हो और 1/2 से कम हो, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन सर। ठीक है, तो इसमें क्या था, बस ये देखना है तुम्हें इनमें से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सर एक और क्वेश्चन। हाँ बताओ नेक्स्ट। 3 इवेंट्स हैं। डी ऑप्शन देख लोगे ना, डी ऑप्शन वो ऐसे ही होगा। हाँ हाँ देख लिया, सही है। सर लेकिन सर इसमें एक पॉसिबिलिटी तो अभी भी रहती है कि हम मतलब सर ये तो वो वाला केस हुआ ना कि हम कंफर्म नहीं कर पाए कि 1/6 से छोटा है नहीं। राइट राइट, लेकिन क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? एक एग्जांपल इनफ नहीं है गलत कहने के लिए। राइट सर, राइट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 3 events E, F and G such that E and F are mutually exclusive. हाँ Then probability of E union F is 1. E वो करो, intersection G वो 4 करो। 1/4. दिस इज 1। हाँ E intersection G is 1/4. Probability of G is 7/12. Then what is probability of F intersection G? सर क्वेश्चन में E यूनियन F दे रखा है। ये नहीं हाँ हाँ ये सर वो फर्स्ट में क्या लिखा है? तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P इंटू PF दिया है ना, इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सॉरी फिर तो गड़बड़ लिख दिया। एक्सक्लूसिव है मतलब डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन 0 नल सेट। हाँ E इंटरसेक्शन F आपका 0। अच्छा तो ये दो लाइन देख के आपको क्या समझ आ रहा है? क्या बोल पाओगे EF के बारे में? इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। हाँ दोनों मिला के सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। हाँ E यूनियन F 1 है। 1 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है? सैंपल स्पेस की। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सैंपल स्पेस होगा, बट मेजर सैंपल स्पेस के इक्वल है। तो बट लोअर केस में अगर बहुत एडवांस ना सोचे तो हम ये बोल सकते हैं E यूनियन F ऑलमोस्ट सैंपल स्पेस है, ठीक है।
मतलब एब्स्ट्रैक्ट सेंस में नहीं बोल पाएंगे एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सैंपल स्पेस ही हो, बट हाँ पूरे मिला के 1 प्रोबेबिलिटी आ रहा, मतलब उसका मेजर कहीं ना कहीं सैंपल स्पेस मेजर के इक्वल है, वो चीज है। सो लाइक इन लोअर सेंस इफ यू थिंक, क्योंकि हर जगह ट्रू होगा ये लाइन अगर ऐसा है तो। सो अगर हम ज्यादा वो ना सोचे तो ऐसे सोचते कि ये ई है ये एफ है, तो मतलब ऐसे बनाने के बजाय मुझे क्या बनाना चाहिए, मुझे ऐसे बनाना चाहिए। देखो ये है इधर ई और इधर एफ, और ये पूरा सैंपल स्पेस, फाइन। ये कॉमन भी नहीं है और यूनिक प्रोबेबिलिटी 1 है। एक केस ये भी तो है, मतलब कहने का मतलब देखो जब जनरल क्वेश्चन होता है तो और केसेस पॉसिबल है, तो ओके, तो अभी ये पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब बताओ ऐसे इसको नहीं यूज करो तो भी चलेगा, समझाने के लिए मैं यूज करूँ, डायरेक्टली हो जाता है। तो क्या बोला, ई इंटरसेक्शन जी दे रखा है तुम्हें, जी की प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है, और बोल रहा है ई इंटरसेक्शन जी बताओ। एक मिनट मैंने कुछ गलत किया है, ये सेम लिख दिया मैंने। लास्ट में क्या पूछा है, F intersection G. ओके हाँ ये क्या हुआ ना, एफ इंटरसेक्शन जी पूछा है। सो बताओ भाई, तुम सोचो जी कहाँ होगा। तो याद है वो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी में एक ए बनाए थे, E1 E2 E3 E4 पार्टीशन बना रहा था, तो मैंने कहा कि ए एक इवेंट है एसोसिएटेड है सेम सैंपल स्पेस से, तो कहाँ होगा वो। तो मैंने ऐसे, वो तो पता नहीं ना ए के बारे में, यहाँ मुझे जी के बारे में कुछ नहीं पता, तो इन जनरल क्या सोचेंगे, संभाल लेते हैं। समझ आ रहा है कुछ आप लोगों को। भैया ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ये लाइन लिखने का मतलब था कि पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। जो E1 E2 लेते हैं ना वो यहाँ EF है, और जो कैपिटल ए लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी वो G है, बस यही दे रखा है, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी G की निकालनी है जी, तो बताओ जी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पोर्शन का नाम क्या है, इस पोर्शन का नाम क्या है भाई, ई इंटरसेक्शन जी। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन G प्लस, हमें तो G पूरा चाहिए, तो पूरा चाहिए तो ये पोर्शन, इसका नाम क्या है, F इंटरसेक्शन जी। हाँ तो F इंटरसेक्शन G। और आपको देखो क्या क्या दे रखा है, ये कितना है 7/12, ये कितना है 1/4, तो ये नहीं निकल जाएगा, निकाल लो, हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि जी की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पार्ट करके, दोनों फॉर्मूला यूज करें, मैं पार्ट करके हो जाएगा। सो जस्ट पार्ट, दो पार्ट में ले लिया कि कुछ ई के साथ कॉमन हो सकता है, कुछ एफ के साथ हो सकता है, एंड सो बताओ क्या आंसर आया। 7/12 माइनस 3/12, 4/12, 4/12, 1/3, चेक कर लेना जी। 1/3. ठीक है, Yes sir. Okay. नेक्स्ट बताओ, और किसी का डाउट नहीं है, कितने सारे बच्चे हैं। 18 उसका साहू का फर्स्ट चैप्टर की, कौन सी फर्स्ट एक्सरसाइज में, कौन सी 18 नंबर क्वेश्चन। 18। और जो लोग आज नहीं पूछ पा रहे हो, नहीं ट्राई किए, रात को बैठ के कोशिश करो, रोहितगी की एक्सरसाइज निपटाओ फर्स्ट, जो सेकंड बैच में जो बच्चे हैं, और गुप्ता इसकी फर्स्ट 2 चैप्टर निपटाओ, साहू की प्रीवियस से पेपर करो, डाउट पूछो, कल भी डाउट क्लास होगी 8 से 10 या 9 से 11, बता दूंगा मैं बात करके शशि सर से एक बार डिस्कस करके कि क्या टाइम रखना है। कल भी डाउट क्लास, हर संडे डाउट क्लास होगी, फीडबैक में बहुत बच्चों में लिखा हुआ है, उसने तो एकदम कमाल ही कर दिया, बोला हर दिन सर 2 घंटे की डाउट क्लास, 2 घंटे की क्लास। मैंने कहा भाई 2 बैच 6 घंटे क्लास अटेंड करोगे, इतना डाउट आ भी नहीं रहा, पूछ रहा नहीं है, फॉर्म में लिख देता है बस। हाँ बोलो 18। An urn contains 3 red 2 green balls, ये सब बच्चों वाले, ठीक है। अभी फोकस कर लो, बाद में ज्यादा फोकस मत करना इन टॉपिक्स पे, बाद में और अच्छे अच्छे टॉपिक्स, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब पे ज्यादा टाइम दो, ये तो ऐसे ही है।
इसका कोई लिमिटेशन नहीं है स्टिल। तो an urn contains 3 red balls, so 3 red है, 2 green balls, 1 yellow balls। अच्छा 1 yellow balls, ठीक है। 3 balls are selected at random without replacement from the wood. What is the probability that at least one color is not drawn? क्या बोला? At least one color is not drawn. ओके सो भैया कैसे निकालोगे बताओ? केसेस बना कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना सर। सर पॉसिबल केस निकालो। कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस स्टेटमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताओ। सर हर कलर की बॉल है। हाँ बोला एटलीस्ट वन कलर इज नॉट रन, कम से कम एक कलर की बॉल नहीं आई, मतलब या तो रेड नहीं आई या ग्रीन नहीं आई, येलो नहीं आई या रेड ग्रीन कुछ नहीं आई, है ना? हाँ तो सर कॉम्प्लीमेंट वही हो जाएगा ना कि सारी कलर्स की बॉल आई। हाँ सारी कलर्स की बॉल आएगी तो हाँ राइट। आर ड्रॉन, ऑल कलर्स आर ड्रॉन। कितने ड्रॉ किए आपने? 3। ये यूज किया क्या मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सो ऑल कलर्स आर ड्रॉन, ठीक है। यस सर। एटलीस्ट वन कलर नॉट ड्रॉन, इसको मैथमेटिकली बात करूंगा। सो आइदर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, है ना? इस तरह से तो वो उल्टा करोगे तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज दिस एंड 1। हाँ ठीक बताया ना? जैसे इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट और 1 माइनस हो जाएगा इंटरसेक्शन, वही बोल रहा ऑल कलर्स आर ड्रॉन, ठीक है। ओके सो ये मैथमेटिकली मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा था। ओके तो ये इंटरसेक्शन आ गया, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तीनों कलर के बॉल है। तो बताओ अब तो इजी हो गया ना? क्या करोगे? 3 में से एक सेलेक्ट कर लोगे, 2 में से एक कर लोगे, 1 में से एक कर लोगे, टोटल कितने हैं? 6 में 3 सेलेक्ट कर लोगे, हो गया। So 19/20। अच्छा नहीं टोटल, ओके ठीक है। नहीं सब थोड़ा वैसे क्वेश्चन बच्चों लोग क्या होता है 7/10 हैं? 7/10 करो भाई ठीक से कैलकुलेशन करो क्या आ रहा है। सेवन बाय 10 ही आ रहा सर। ओके ठीक है। और डाउट बताओ, कितने डाउट्स हैं? सर ये वाला ऐसे भी तो हो सकता था जैसे 1 माइनस 3/6 इंटू 2/5 इंटू 1/4। यस यस यस, तो वैसे करते तो भी ठीक है। पहले हम एक रेड चाहिए क्योंकि 3 डिफरेंट है तो कुछ वो दिक्कत है नहीं कॉम्बिनेशन का। हाँ 3/6 विदाउट रिप्लेसमेंट था, सो 2/5 एंड 1/, यस। ये कैसे किया सर? 21 लेकिन इससे अच्छा तुम ये कह रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हें देखना पड़ेगा तीनों कलर का बॉल है ना। अच्छा ऑर्डर फिक्स हो गया ना, तो उसको तुम्हें वो करना पड़ेगा। हमने यहाँ क्या फिक्स कर दिया? पहला रेड, दूसरा ग्रीन, तीसरा येलो। अब इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे अगर ऐसा कर रहे हो तो? अच्छा हाँ, इसके कॉम्बिनेशन बना देंगे फिर यही फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। मतलब ये 6 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ना, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 डिफरेंट बॉल है। तो मैंने जैसे निकाला पहला रेड, दूसरा ग्रीन, तीसरा येलो, और ये हो गया। अब ऐसे डिफरेंट हो सकते, पहला ग्रीन, दूसरा रेड, तीसरा येलो, पहला येलो, दूसरा रेड, तीसरा ग्रीन। कैसे इतने कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? सो इस तरीके से कर सकते हो तुम। 6 कट गया तो 6/20, 14/20, 7/10। हाँ ऐसे अलग अलग सोच रहे हो। यहाँ क्या है 1 by 1 सोच रहे हैं, जो राइट मैंने किया है ये इधर, तो 1 by 1 यहाँ साइमल्टेनियसली सोच रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली में कोई केस नहीं, क्योंकि एनसीआर में खुद ही वो चीज काउंट हो जाती है। एनसीआर इज द नंबर ऑफ वे ऑफ
drawing r balls from air balls simultaneously without replacement. ठीक है, अगर अभी टाइम दे दो क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं ना, बाकी 90 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो। 21। लेकिन जिनको ये अच्छा लगता है उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, तो अपना स्ट्रेटजी खुद डिसाइड करो, पहले सिलेबस कवर कर लो फिर डिसाइड करना। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। बड़ा है सर क्वेश्चन। भेज दो ग्रुप में, भेज दो स्क्रीनशॉट लेके। स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? कर दो, एक अलाउड है करो। नो नो नॉट अलाउड। नॉट अलाउड है ना, तो नॉट अलाउड है तो मैं अलाउ करता हूँ। रुको, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस। हाँ नहीं, तो मुझे कैसे अलाउ किया है? रुको रुको, मुझे तो अलाउ कर रखा है, मैं होस्ट नहीं हूँ। अलाउड है, करो, हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, मेरे से परमिशन ये ना, ये मैंने खुद से परमिशन छीन ली। रुक जाओ, ये लैपटॉप से मैंने वो कर दिया। बोल दूं सर, हो जाएगा। आपने PDF भेजा था उसमें से है ना? एक्चुअली होस्ट मेरा कंप्यूटर है ना, तो मैंने वो कर रखा था, अभी हटा दिया। अभी रुको, अब तुम शेयर कर सकते हो, करो। सर ये डाउट मतलब जो आपने PDF भेजा था ग्रुप में, सिंपल प्रोबेबिलिटी जैम की कोई। हाँ हाँ, उसी से चल रही है। हाँ भाई, कहाँ गया वो? करो, अभी शेयर कर सकते हो शायद, अब ट्राई करके देखो। सही B2 का चल रहा है तुम लोग का? B2 में दिख रहा है सर ये वाला 21 वाला। हाँ दिखा रहा है 21। कौन सा? 2 people take turn rolling a fair die. हाँ, तो ये तो मेरे पास ही बुक है। तुम ऐसे ही बोल रहे थे, मेरे पास बुक तो था ही प्रसन्ना साहू का। मैं 21 तो बोल रहा था। अच्छा, मुझे लगा वो प्रीवियस ईयर का बोल रहे हो तुम। ठीक है, चलो स्टॉप करो, मेरे पास बुक है, बाकी लोग देख लो। अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली ना मैं नहीं, ध्यान, मेरी कान खराब है क्या, मैं क्लियरली सुन नहीं पाता हूँ, तो मुझे दोबारा सुनना पड़ता है। तो एनीवे, तो ये जो है हमारे पास प्रसन्ना साहू में क्वेश्चन नंबर 21 है ना। तो ये आपका कह रहा है कि 2 people टेक टर्न्स, यही ना, रोलिंग अ फेयर डाई। पर्सन X rolls फर्स्ट, देन पर्सन Y, देन X एंड सो ऑन। बोल रहा है कि the winner is the first to roll a 6. What is the probability that person X wins? Okay. सर ये सर RD में था। हाँ, मतलब क्लास 11 12 जिन्होंने ढंग से प्रोबेबिलिटी पढ़े ना, रगड़ के आरडीयूटी किया है, तो उसके बाद हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा 90 मार्क्स और भी है, 90 भी नहीं, मतलब कभी कभी इससे 10 नंबर के आते हैं, कभी 8 नंबर है, कभी 6 नंबर के, ऐसा है। तो बाकी 90 मार्क्स भी है, जिनको लगता है ये मुश्किल है, लेकिन कुछ तो कर ही लोगे यार। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कर लोगे, कॉम्प्लीमेंट वाले कर लोगे, ऐसे है ना। वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होगी तो छोड़ देना, जिन लोगों को मुश्किल लग रहा है उनके लिए। सो 2 people टेक टर्न रोलिंग, इजी है ना। मतलब देखो 2 पर्सन है, पहला फेंका, सो हमें पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है X विंस। सो भैया इसमें क्या दिक्कत है, सोचो। तुम मान लो X हो, तुम्हारे बगल वाला Y है, तुमने पहला, किसने स्टार्ट किया? X ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो X को मुझे यस सर। विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो हमें विनिंग के बारे में सोचना है। तो विनिंग कब कब हो सकता है सोचो। हो सकता है एक्स ने टॉस किया और पहली बार में ही 6 आ गया, पहला केस ये है, तो एक उसका चॉइस क्या 1/6। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा केस क्या है एक्स के जीतने का, एक्स वाई देन एक्स। हाँ एक्स वाई देन एक्स मैं बोल रहा हूँ। तो मान लो पहली बार एक्स ने टॉस किया, 6 नहीं आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी 5/6। फिर वाई टॉस करेगा, तो क्या वाई को 6 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि हमें एक्स को जिताना है ना, हम तो उसके लिए सोचेंगे, प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है। तो एक्स को टर्न तब मिलेगा जब वाई के पास 6 नहीं आएगा, तो फिर से 6 नहीं आएगा। पहला एक्स, दूसरा वाई, अब तीसरा एक्स आया। अब अगर 6 आ गया तो एक्स जीत सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, हमें एक्स के लिए सारी पॉसिबिलिटी निकाल के ऐड कर देना है। तो पहली पॉसिबिलिटी थी कि फर्स्ट टाइम जब एक्स को मौका मिला 6 आ जाए, या जब तीसरी बार एक्स को मौका मिला फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम, थर्ड टॉस, तो जीत जाएगा। फिर पहली बार नहीं आया, दूसरी बार वाई के पास नहीं आएगा, तीसरी बार में फिर एक्स के पास नहीं आया, चौथी बार में फिर वाई के पास नहीं आया, क्या नहीं आया 6, तो फिर पांचवी बार में आ जाए। तो डॉट 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 चलता रहेगा। हो गया काम यार, अब तो कर लोगे ना। a/1 - r, r is 5/6 का होल स्क्वायर, सो 1/6/1 - 25/36 कर लो कैलकुलेशन, 11/36, तो कितना हो गया ऐसा कुछ। फाइन, ये सर। ठीक है। और सिर्फ 3-4 बच्चा है, 2-3 बच्चा है जो डाउट पूछ रहा है। वही तो कह रहे हैं, कंपटीशन कहाँ है, हमारे पास ही 130 बच्चा है, मुश्किल से 30 बच्चा फर्स्ट बैच में क्लास अटेंड करता है, 20-30 बच्चा इसमें कर रहा है, और बाकी सोच रहा होगा वीडियो देख लेंगे, फिर वो कब देखेगा पता नहीं, कुछ देख भी रहे होंगे। तो ऐसे ही है, कंपटीशन ऐसे ही मार्केट में नहीं है। जो लोग मेहनती है उनका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, उनको जीतना ही है। क्योंकि दुनिया सब आलसी है, सब टीवी देखने में बिजी है, सोशल साइट में बिजी है, फेसबुक इंस्टाग्राम इस सब में बिजी है लोग। जो उनमें बिजी नहीं है वो सक्सेसफुल होना ही है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। मुझे ढूंढ लो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं नहीं मिलूंगा मैं। जो टाइम लोग वहां देते हैं हम पढ़ाने में दे रहे हैं, या कहीं और फिर पढ़ाई में दे रहे हैं। नेक्स्ट डाउट। डाउट ही खत्म हो गया है, अभी कल ही तो गूगल फॉर्म भरे थे लोग। एक और डाउट था सर, बट तुम्हारे तो सिर्फ डाउट हुए आज, बाकी तो डाउट ही नहीं हो रहे। बाकी लोग पता नहीं इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए। प्रसन्ना क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेंडिंग है, होगा। लेकिन एक बार पीस आउट का 16 क्वेश्चन। हाँ 11, 15, 16 चैट में आया। चलो 16 क्या है 16? A fair kind toss repeatedly. हाँ 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 Third head occur at 10th toss. ओके, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा नहीं है ऐसे, लेकिन चलो ये नेगेटिव बाइनोमियल पढ़ोगे तो और इजीली हो जाएगा, नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं हो रहा है क्या? किससे? विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, वही कह रहा हूँ, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। थर्ड हेड ऑन nth टॉस। मैं फिर से मान के चल, कौन सा nth ना? हाँ ठीक है, यस सर। थर्ड हेड ऑन nth टॉस। तो देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्लास 12 में तुमने थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो उसको यूज करूंगा ना। सो तीसरा वाला हेड आ रहा है nवां टॉस पे, इसका जरा मतलब निकालो। मतलब इसको थोड़ा एलेबोरेट करो, है ना, इस लाइन को। अरे कोई तो कोशिश करो, गलत ही बताओगे, मुझे कोशिश तो करो, इसको एलेबोरेट करो। सर मतलब n-1 टॉस में 2 हेड आ चुके हैं। राइट,
सो 2 हेड आ चुके हैं, किस नंबर पे आए कोई टेंशन नहीं है, बस ये है कि 2 हेड आ चुके हैं n-1 टॉस में, कहीं भी आ गया हो, लेकिन ये पक्का है कि n टॉस पे हेड ही आया है। इनटू टॉस हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है क्वाइन और डाइस का, ठीक है। अच्छा इंडिपेंडेंस तो हाँ ठीक है, इवेंट तो पढ़ ही लिया तुम लोगों ने ना, तो वही इवेंट, टॉस इज वन इवेंट। सो ये होगा कि h ऑन लास्ट टॉस या nth टॉस, है ना, ये चीज मतलब लास्ट टॉस। सो ये h लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ h का मतलब है ये आखिरी वाले टॉस पे h आया, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कब पे, आखिरी वाले टॉस पे। अब बताओ n-1 टॉस में से 2 बार हेड आने का क्या चांस है, तो याद है n में से r सक्सेस आने का क्या चांस होता है, n ट्रायल है, r सक्सेस आने का क्या चांस, NCR NCR। सो बाइनोमियल हो गया ये, NCR n-1 C2 p की पावर 2 q की पावर n-1 -2 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होता है 1/2 ले लेता हूं, तो यहाँ भी p 1/2 q 1/2 कर दो, ठीक है, हो गया। सो n-1 C2 है, सॉल्व करोगे, एक मिनट, n-1 C2 को सॉल्व करोगे तो ये होता है, तो टोटल चलो 1/2 की पावर एट लास्ट 1 की पावर n आ जाएगी, और ये हो गया तुम्हारा n-1 इंटू n-2 अपॉन 2 इंटू हाफ की पावर n, और करना सिंप्लीफाई, यही आंसर होगा। और जब तुम्हें n में दिक्कत हो रहा हो एग्जाम में तो n को फिक्स कर देना, ये ट्रिक मैंने शायद बताए होंगे तुम्हें, जब भी कोई जनरल क्वेश्चन हो, मान लो एग्जाम में ये आ गया n टॉस बोल रहा है, n को तुम फिक्स कर लो, n को 4 रख देना, फिर ऑप्शन में भी n होगा, ऑब्वियसली n होगा, तो देखो n को 4 रखने पे कौन सा ऑप्शन तुम्हारा कोइंसाइड कर रहा है, वही सही है, क्यों इतना n में दिमाग लगाओगे, पर्टिकुलर में कर लो। ओके ओके सर। या हाँ, और अच्छा 15 भी था, चलो 15 भी देख लेते हैं। 5 fair die are thrown, what is the probability that the full house is drawn, full house को डिफाइन करेगा, ये डिफाइन किया है, where 2 dice shown one number, other 3 dice show second number, मतलब 2 एक टाइप का 3 एक टाइप का, ऐसा, other 3 dice show second number, हाँ 2 ही नंबर आएगा, बट चलो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, बस लोचा है, इसलिए जो इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में, बहुत ज्यादा लूज नहीं होना, 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर 4 नंबर का जा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन, बाकी तो इवेंट वाले आएंगे ना, EF वाले, वो तो कर ही लोगे। सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे वो दो अर्न होते हैं, तो एक अर्न में से हम दूसरे अर्न में ट्रांसफर करते हैं और फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है किसी एक कलर की, वो कैसे होते हैं? हाँ वो ऐसे क्वेश्चन क्लास 11 12 में है भाई, 12th में NCERT में इसलिए ये वो उस पे हैं, कंडीशनल बेस्ड थ्योरम पे ही बेस्ड है, कि लाइक ऐसा है कि एक अर्न में इतने बॉल इतने रेड इतने ब्लैक हैं, दूसरे में है तुमने एक पहले ड्रॉ किए और जिस कलर का आया 2 तुमने दूसरे में रख दिए उस कलर का, या ट्रांसफर कर दिए समझ लो वही, फिर दूसरे में से निकाल रहे हो, फिर क्या चांस है कि रेड निकलेगा, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन है ना NCERT में। मैं तो कहा था 12th का एक बार ढंग से कर लो, सारा हो जाएगा, 12th कितने एक दिन में खत्म कर लोगे, इतना थोड़ी है टाइम, मतलब इतना थोड़ी, तुम बड़े हो चुके हो ना, तो अब तो एक दिन में हो जाएगा। क्लास 12 जो क्वेश्चन तुमने बोला ट्रांसफर वाला, तो सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेना NCERT का, क्लास 12 NCERT प्रोबेबिलिटी की सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लो, उसमें ये क्वेश्चन है ट्रांसफर वाला, तुम अभी क्वेश्चन पूछो तो मैं बता दूं आंसर, ये है क्वेश्चन, तो मुझे भी पता है इस तरह से है, ट्रांसफर करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफर करेंगे, लेकिन तुम एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओ फिर हम आंसर बता पाऊँ। नहीं सर वो किया था मैंने, कहीं याद नहीं है मुझे। हाँ वो NCERT में भी है और बाकी जगह भी, इधर भी हो सकता है, बट NCERT में भी है। इसको करें 15, इसमें क्या दिक्कत है, 5 कार्ड ड्रॉ करो, टोटल कितने तरीका हो गया 52 C5 एंड चलना है, जा रहे हैं, हमारा भी क्लास हो गया है 11 बजे तक, रुकिए हम भी आते हैं, हमारा भी काम है। 52 C5 ठीक है, ये नीचे होगा, और वन नंबर अदर नंबर बोल रहे हैं,
अच्छा डाइस है, सॉरी मैं कहाँ जा रहा हूँ, कार्ड लेके ना। सो 5 पेयर डाइस आर थ्रोन, ओके। सो क्या होगा सैंपल स्पेस में आउटकम्स, 5 डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 5 एंड what is the probability that the full house is drawn, मतलब there were 2 dice so 1 number and 3 dice so second number। अब सोचो यहाँ पे कि 2 डाइस एक नंबर शो कर रहा होगा सेम, तुम सेलेक्ट कर लो कौन सा दो तुम चाहते हो पहले, उसका फिर टोटल कॉम्बिनेशन बना लेना। है 2 डाइस सो 1 नंबर, चलो मान लो 2 डाइस पे 1 1 आया, 1 1 आने का क्या चांस है, 1/6 का स्क्वायर, और अगले 3 डाइस पे 2 आया 1/6 का क्यूब। अब ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मतलब ऐसा है देखो 1 2 3 4 5 ड्रॉ है, दो कोई दो एक टाइप का है, कोई 3 एक टाइप का है, कि तुम पढ़े होगे ना 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ पढ़ा है, तो थोड़े इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। सो इतने अरेंजमेंट पॉसिबल है, प्लस अब तुम्हारे पास नंबर्स की चॉइसेस कितनी है उस पर डिपेंड करेंगे। सो हमने वो तो ले ही लिए 6 6 6 है ना। ओके सो दो तो बताओ 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें 2 एक टाइप का है 3 एक टाइप का है, टोटल कितने कॉम्बिनेशन है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 बैटरी, सो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, एक इतने कॉम्बिनेशन हो गए। अब वो थोड़ा अरेंजमेंट इतने हुए हैं, अभी हमने सेलेक्ट अब हमें करने हैं, हमारे पास कितने वो हैं, तुमने जो निकाला ना प्रोबेबिलिटी निकाला ना उसका, हमें तो वो 2 नंबर भी चूज करने, कौन से 2 एक टाइप का है कौन से 3 एक टाइप का है। तो सेलेक्ट 2 नंबर, 6 में 2 नंबर सेलेक्ट करने के क्या तरीके हैं, 62 ओके। अब ये 5 पोजीशन पे अरेंज करना है तुम्हें, देखना इसके आंसर सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा है कि ये चीज, जो सैंपल स्पेस हो गया और नंबर ऑफ वे ही पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हाँ ये तो कट जाएगी, तो कट जाएगा तो ये आंसर आएगा। करो सॉल्व इसको, देख लो करके। अरे ये क्या हो गया, कुछ और भी आएगा ना, अच्छा मैंने वो गड़बड़ किया ना कुछ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, ये काट काट कैसे दिया, ये गलत कर दिया। हाँ सॉल्व करो इसको, ये मैंने गलती से काट दिया, तो ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, तुम्हें समझ नहीं आता, वो कर ही रहे तो ये क्यों लिख रहा है। ओके यहाँ प्रोबेबिलिटी का यूज किया हूँ ना, तो ऐसी है ना कन्फ्यूजन गलती हो जाती है, मैं सैंपल स्पेस अलग लिख रहा हूँ वो अलग लिख रहा है, ये आंसर है, इसको वेरीफाई करके देख लो क्या आता है। आंसर मैच करना, सब सो गए क्या, जगह हो कोई, ठीक है चलो और कोई डाउट नहीं तो बताना, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 11th में क्या था वैसे ही है वो भी 0.019। हाँ तो देख ला मैच हो जाएगा आंसर, जो बुक में क्या है उसके हिसाब से देख लेना। एक और 11 पूछा था, देख लो 11 क्या है, वो भी कर ही देते हैं फिर खत्म करते हैं। तो S be the countable sample space, OI be the collection of the elements of the event S, what would be the value of the constant C such that this will be probability measure। तो भैया प्रोबेबिलिटी होने के लिए क्या क्या कंडीशन था, 3 कंडीशन था,
कि पहला ए का इवेंट मोर देन इक्वल टू 0, दूसरा क्या था, टोटल 1 होना चाहिए, ओमेगा 1 होना चाहिए। इसी से आंसर आ जाएगा तुम्हारा सी, दूसरा वाला यूज करके। तुम लोग ट्राई नहीं करते, ऐसे ही पूछ लेते हो बस। 1/3 की पावर आई फ्रॉम कहां से कहां तक आई की वैल्यू, आई क्या था 1 से इन्फिनिटी इक्वल टू 1। अब कर लो इसको सॉल्व, सी बाहर कर लो और a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1। तो सी यहाँ से आ गया 1/3 अपॉन 2/3, तो 2 आ गया। क्या दिक्कत है इसमें बताओ। समेशन 1 लेना था, हम जानते हैं ना सैंपल स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी 1 होती है और आई की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है यहाँ पे। एलिमेंट्री इवेंट मतलब एक एक एलिमेंट, एलिमेंट्री मतलब उसमें टोटल OI से एलिमेंट्री है, OI O1 में 1 है, O2 में 1 है, O3 में 1 है, टोटल से है बोलना चाह रहा है, टोटल सम ले लो। ओके C2 हो गया। चलो ठीक है, जो भी अभी चैट में पूछा था प्रसन्ना साहू का 11, 15, 16 हो गया। ओके तो आप लोगों से फिर से निवेदन है कि आप लोग चैप्टर 1, 2 साहू वाला फिनिश कर लीजिए, फिर टाइम मिले तो वीके रोहतगी का चैप्टर 1, और टाइम मिले ना मिले प्रीवियस ईयर करना जरूरी है, तो ढूंढ ढूंढ के प्रीवियस ईयर एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो पहले प्रीवियस ईयर ही कर लो, तो करना जरूरी है। ओके सर जो आपने वो भेजा प्रीवियस ईयर है ना सारा? हाँ जो मैंने वो भेजे होंगे प्रीवियस ईयर ही है वो उसमें। हाँ ठीक है, मतलब वो कर ले तो फिर प्रीवियस ईयर ढूंढने की तो जरूरत नहीं है। नहीं भाई ढूंढ सकते हो, और भी कुछ हो गया छूट गया होगा, लेकिन अभी ठीक है यार, प्रीवियस ईयर में 2-3 बार कराऊंगा, अभी एंड में कराऊंगा, अभी जो टेस्ट चल रहा है उसमें प्रीवियस ईयर आ रहा होगा, फिर हम जब कराएंगे तब भी हो रहा होगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। ठीक है बस अपनी तरफ से एफर्ट करो, जो दे रहा हूँ करते जाओ, ड्राइव में जो भी पढ़े उसको रिवाइज, मल्टीपल रिवीजन इज नेसेसरी, एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है ना, बार बार करना पड़ेगा। हाँ उसे याद आया कि सुनंदा है ना, हाँ ये दिख रहा है मुझे, इसने भेजा था सॉल्यूशन मेल पे, मैंने तुम्हें मेल की आईडी भेजी थी, तो जो सॉल्यूशन अगर कर लिया तुम उसे दिखाओ, मैं देखूंगा क्या किया तुम लोगों ने, है ना वो चीजें। चलो ठीक है, थैंक यू। अब जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट होगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, मेहनत करते रहो, देखा जाएगा जो होगा। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, ओके थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।